एवोल्यूशन जो है ना, ये कहानी है। कहानी की तरह सुनोगे तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा और दिमाग पर जोर भी नहीं पड़ेगा याद करने के लिए। लेकिन कहानियां हमें याद रहती क्योंकि हम इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हैं। जीवों की उत्पत्ति से लेकर के आज उनका जो भी स्वरूप है, इस उत्पत्ति और आज के स्वरूप में किस तरीके के बदलाव आए होंगे, ठीक है, किन परिस्थितियों में ये बदलाव आए होंगे, इन सभी के अध्ययन को बेटा हम विकास बोल देते हैं। हेलो जी, नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे। मैं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, आपकी अपनी जूलॉजी फैकल्टी, स्वागत करती हूँ आप सभी का इस हिंदी की माइंड मैप सीरीज़ में। और शुरू करने से पहले बता दूँ कि ये अपना जूलॉजी माइंड मैप का आखिरी अध्याय है। टोटल हमारे जूलॉजी में नीट के लिए 15 अध्याय हैं, 15 चैप्टर्स, जिसमें ये अपना आखिरी अध्याय है, विकास, एवोल्यूशन। आखिरी ज़रूर है पर बहुत काम का है, बोलते हैं ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। आखिरी ज़रूर है बेटा, लेकिन ये हल्के में लिए जाने वाला चैप्टर नहीं है। मैं आपको शायद पहले भी बता चुकी हूँ कि 12th में नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़रूर कम है। 12th क्लास में आपके मात्र 6 अध्याय हैं जूलॉजी के, 11th में आपके 9 हैं। लेकिन ये जो 12th के 6 हैं, ये उन 9 से ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है ना। जहाँ आपके 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी से 2 क्वेश्चंस का हम एवरेज लेकर के चलते हैं, एनिमल किंगडम से 3 से 4 का, बायोमोलिक्यूल से 3 से 4 का, टिश्यूज़ वाले से आप एक टिश्यू, एक कॉकरोच, एक फ्रॉग ले लो, है ना। इसी तरीके से बेटा अगर हम बात करें आपके क्लास 12th की, तो क्लास 12th में मानव जनन और जनन स्वास्थ्य दोनों मिलाकर के 6 से 8 क्वेश्चन मान लो, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी इकाई के दोनों जो अध्याय मिलाकर के 5 से 8 क्वेश्चन मान लो। मानव स्वास्थ्य रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से आप मान लो आपके 3 से 4 क्वेश्चंस, और बचा आपका ये एवोल्यूशन। तो यहाँ से भी बेटा आप 3 से 4 प्रश्न का एवरेज मान करके चलिए आपके नीट में, ठीक है। और 3 से 4 प्रश्न मतलब आपको पता ही है, हल्के में तो ले ही नहीं सकते हो आप बिल्कुल भी। 3 से 4 प्रश्न मतलब 12 से 16 नंबर का आपका ये अध्याय है। हम 12 भी मान के चलते बेटा, तो अपने को तो जूलॉजी में टारगेट क्लियर है ना मैडम, 180 लाना है। तो चाहे किसी चैप्टर से 1 क्वेश्चन आ रहा हो, चाहे 4 आ रहे हो, हमें उस 1 वाले को भी हल्के में नहीं लेना है और 4 वाले को तो आप ले ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बेटा, और शुरू करने से पहले बता दें कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। देखो, एवोल्यूशन जो है ना, ये कहानी है, ठीक है। मैं क्लास में जब पढ़ाती हूँ मैं कहती हूँ कहानी की तरह सुनते चलो। कहानी की तरह सुनोगे तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा और दिमाग पर जोर भी नहीं पड़ेगा याद करने के लिए। लोड लेकर के पढ़ोगे, यार मैडम बहुत टफ चैप्टर है, यार मैम याद नहीं होता है, तो कभी याद नहीं होगा और समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। कहानी है, कहानी को कहानी की तरह सुनते चलोगे तो वो याद रहेगी। दादी नानी की कहानी होती थी ना बचपन में, वो सोते टाइम सुनाती थी, अभी भी हमें याद है। पढ़ाई हमें याद नहीं रहती है, क्योंकि वो हम स्ट्रेस में पढ़ते हैं, है ना, वो हम स्ट्रेस लेकर के देखते हैं या रीड आउट करते हैं। लेकिन कहानियाँ हमें याद रहती क्योंकि हम इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हैं। तो ये भी कहानी है, इसको इंटरेस्ट लेकर के सुनोगे, इंटरेस्ट लेकर के पढ़ोगे तो याद रहेगी। स्ट्रेस लेकर के पढ़ोगे तो टफ भी लगेगा, याद भी नहीं होगा। इस चैप्टर को हम बेटा कुछ टॉपिक्स में करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि विकास होता क्या है, ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर हम बात करेंगे बेटा कि हमारे मतलब जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके लिए कई सारे सिद्धांत। वैसे तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के भी कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं, बट हम जो पढ़ेंगे वो है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, बिग बैंग का सिद्धांत। इसी तरीके से इस ब्रह्मांड में जो अलग अलग प्लैनेट्स बने, हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर भी कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं। फिर हम बात करेंगे कि विकास हुआ है, इसके आपके पास कुछ प्रमाण हैं क्या। भैया बहुत सारे प्रमाण है जिससे पता लगता है कि हाँ विकास तो हुआ है। फिर हम बात करेंगे कि विकास हुआ है, इसके लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, किस किस ने बताया है कि इस तरीके से विकास हुआ होगा, ये कारण रहा होगा विकास का। फिर हम बात करेंगे एक हार्डी-विनबर्ग के सिद्धांत की। फिर हम बात करेंगे पूरे विकास का संक्षिप्त विवरण। इसमें कुछ डेटा आपकी एनसीईआरटी में दिया है, जिसको मैंने यहाँ पर पॉइंट्स में लिख दिया है। लास्ट में मानव विकास, ठीक है। देखा जाए तो ये चैप्टर इतना डिटेल्ड है पढ़ने के लिए कि मतलब ज़िंदगी निकल जाती है साइंटिस्ट लोगों की इसमें रिसर्च करते करते। हमें तो उसका एक समराइज्ड वर्जन ही पढ़ना है। आई मस्ट से कि हमें समरी का भी समरी ही पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। माइंड मैप में हम कोशिश करते हैं चीज़ों को जितना कंसाइज कर सके। शुरू करते हैं बेटा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तो विकास होता क्या, उस पर हम बात कर लेते हैं। एवोल्यूशन, इस धरती पर जितने भी जीव हैं, ठीक है, जीव में आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, आपके कवक हो गए, है ना, फंगस हो गए, प्रोटोजोआ, जो कुछ भी है, ठीक है। हमें मेनली हम बात करते हैं यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स की, ठीक है। तो इस धरती पर जितने भी जीव हैं, उन जीवों की उत्पत्ति से लेकर के
आज उनका जो भी स्वरूप है, इस उत्पत्ति और आज के स्वरूप में किस तरीके के बदलाव आए होंगे, ठीक है, किन परिस्थितियों में ये बदलाव आए होंगे, इन सभी के अध्ययन को बेटा हम विकास बोल देते हैं, ठीक है। तो एवोल्यूशन है क्या, इस धरती पर उपस्थित जितने भी जीव हैं इन सभी का जो आज का स्वरूप है, ये स्वरूप बना कैसे, ठीक है, कहाँ से शुरुआत हुई, किन किन चरणों को पार करते हुए आज के स्वरूप में पहुंचे हैं, इन सभी के अध्ययन को बेटा हम विकास कहते हैं। बात करते हैं सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। कई सारे लोगों ने बोला ब्रह्मांड ऐसे उत्पन्न हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। कई सारे लोगों ने इस पर अपने अलग अलग सिद्धांत दिए, लेकिन वो सिद्धांत जिस पर सबसे ज़्यादा रिसर्चर्स और साइंटिस्ट द्वारा सहमति जताई गई वो है बेटा आपका बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत क्या कहता है, इसके हिसाब से जो ब्रह्मांड है वो बहुत पहले बन चुका है, 20 बिलियन वर्ष पूर्व। BYA का मतलब होता है बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, अगो मतलब इतने पहले, ईयर्स मतलब वर्ष, बिलियन, ठीक है। तो 20 बिलियन वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो चुकी है। और कैसे हुई होगी उस पर जो संभावना जताई जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा जो जिससे कि सबसे ज़्यादा लोग सहमत भी हैं, वो ये कहते हैं कि शुरुआत में ना कुछ तो ऐसा ही बहुत ही ठोस सा पदार्थ रहा होगा, बहुत बड़ा सा पदार्थ रहा होगा, और वो ठोस पदार्थ के अंदर कुछ थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस चल रहे होंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, और जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर अंदर बढ़ता रहा होगा, उसके चलते वो जो ठोस सा पदार्थ था वो फट गया, ठीक है, उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब विस्फोट, ठीक है ना। तो इसमें कुछ बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ होगा, बहुत बड़ा सा विस्फोट हुआ होगा, इतना बड़ा कि आपकी सोच से भी परे है, आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा इसमें विस्फोट हुआ होगा उस ठोस एंटिटी में, उस ठोस पदार्थ में। क्यों हुआ होगा, क्योंकि उसके अंदर ताप और दाब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। जब उसके अंदर विस्फोट हुआ तो उस एंटिटी के, उस ठोस पदार्थ के टुकड़े टुकड़े हो गए, और वो टुकड़े टुकड़े पूरे आसपास फैल गए, ठीक है। अब क्योंकि वो फट गया, उसमें विस्फोट हो गया, तो विस्फोट होने के चलते उसका जो ताप था, जो दाब था, जो टेम्परेचर और प्रेशर था उस ठोस के अंदर, वो कम हुआ। और जैसे जैसे बेटा टेम्परेचर प्रेशर कम हुआ और ये सब कुछ फैला, तो ये सब कुछ ना एक प्लेट या एक डिस्क के रूप में, मतलब बीच में कुछ ठोस, उसके चारों तरफ, है ना, ऐसे उसके चारों तरफ कुछ हल्के हल्के पदार्थ, कुछ बड़े पदार्थ, ऐसे ये एक डिस्क के रूप में, एक प्लेट के रूप में व्यवस्थित हो गए। और इसी को बेटा नेब्यूले बोला गया। क्या बोला गया इसको? नेब्यूले। तो नेब्यूलर हाइपोथेसिस भी बेटा बिग बैंग हाइपोथेसिस के या बिग बैंग सिद्धांत के अंदर ही हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि ये कुछ नेब्यूले जैसा, कुछ डिस्क जैसा फॉर्म हुआ होगा, जिसके बीच में कुछ ठोस पदार्थ हो गए, कुछ हल्के भारी पदार्थ उसके आसपास घूम रहे हैं, और इस तरीके से ब्रह्मांड में कई सारी गैलेक्सीज बनी, कई सारे आकाशगंगा बने। उसी गैलेक्सी में, उन्हीं आकाशगंगाओं में एक वो आकाशगंगा है जिस पर हम रहते हैं या जिसमें हमारी पृथ्वी आती है, ठीक है। हमारी गैलेक्सी का नाम है बेटा मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे, ठीक है। और जैसे जैसे बेटा ये डिस्क के रूप में व्यवस्थित हुए, तो यहाँ पर तापमान कम हुआ, प्रेशर कम हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें बनी। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब हमने ये तो बोला कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई 20 बिलियन वर्ष पूर्व। इसी में अगर हम बात करें धरती कब या हमारी पृथ्वी कब बनी होगी, तो ऐसा माना जाता है हमारी पृथ्वी लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व बनी है, ठीक है। पृथ्वी का जो रचना हुई है पृथ्वी की, वो लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई है। और इस पृथ्वी पर जीवन अगर हम देखें, लाइफ सबसे पहले बेटा 4 बिलियन वर्ष पूर्व आई होगी, ऐसी हमारी संभावना है कई सारे रिसर्चर्स के बेसिस पे, ठीक है। अब ऐसा माना जाता है कि जो शुरुआती पृथ्वी थी, जो शुरू में बनी थी, उस पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, उस पर कोई वायुमंडल नहीं था, उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है। वहाँ पर जल वाष्प था, ठीक है, वहाँ पर मीथेन था, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड थी, वहाँ पर अमोनिया थे, मतलब
आधुनिक पृथ्वी पर तो कोई वायुमंडल नहीं था, लेकिन वहां पर कुछ तो रिएक्शंस चलती ही रही होंगी, जिसके चलते ये सब बने। क्या बने? जलवाष्प बना, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब बने। और धीरे 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 बेटा सूरज था जो बीच में, वहां से पराबैंगनी विकिरणें आई, यूवी रेडिएशंस आए, और उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे अर्थ के चारों तरफ ओजोन बनी। ठीक है, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक ओजोन परत बनी। इन्हीं सारी रिएक्शंस जो चल रही थी, इन्हीं के चलते O3 बना, ओजोन की परत बनी। और ये ओजोन की परत आपको पता है क्या करती है? ये सूर्य से आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं उनको पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है, और उन्हीं में एक हार्मफुल रेडिएशन पराबैंगनी किरणें भी है। ठीक है, फिर ये देखा गया जो जलवाष्प बना, शुरू में उसका टेम्परेचर बहुत हाई था, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गई, इस जलवाष्प का जो टेम्परेचर था वो धीरे धीरे कम होता गया। मतलब जो बादल थे उन, मतलब जो वाष्प था, जो वाष्पीकृत होकर के जल ऊपर गया था, वो वाष्प धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम हुआ, तो वो पानी की बूंदों के फॉर्म में धरती पर आया, है ना। बारिश हुई, और उस बारिश से धरती पर जितने भी मतलब गड्ढे थे वो सारे भरते गए, और इसके चलते महासागरों का निर्माण हुआ। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति में। अब आगे बढ़ते हैं, जीवन की उत्पत्ति हुई है, यह हमें कैसे पता लगता है? तो जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे, इस पर भी हम बात करें तो इस पर भी कई सारे सिद्धांत दिए गए। ठीक है, वैसे तो आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर भी कई सारे सिद्धांत दिए गए, बट बिग बैंग सिद्धांत सबसे ज्यादा सहमति लोगों की लिए हुए है, तो हम इसी को पढ़ते हैं, और सही भी है काफी हद तक, अभी तक तो यही लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके लिए भी कई सारे सिद्धांत दिए गए, जिसमें बेटा कुछ होते हैं प्राचीन सिद्धांत, ठीक है, एक है आधुनिक सिद्धांत। यहाँ जो बेटा मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे प्राचीन सिद्धांत हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जीवन की उत्पत्ति के प्राचीन सिद्धांत हैं। सबसे पहला हम देखते हैं विशेष रचना का सिद्धांत, इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन फादर स्वरेज द्वारा दिया गया। अब फादर हैं मतलब वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, तो उन्होंने बाइबल के हिसाब से बताया कि धरती कुछ ऐसे ऐसे बनी होगी। ठीक है, और इसी तरीके से जो कुरान है, जो हिंदू साहित्य है, ये भी बेटा अलग अलग तरीके से, मतलब अल्टीमेटली सबके कहने का तरीका एक ही है कि एक सुपरनेचुरल पावर है, उसने धरती इतने इतने दिनों में बना दी है, और इस तरीके से धरती, और इनके हिसाब से धरती बहुत पुरानी नहीं है, इनके हिसाब से धरती मात्र 4000 वर्ष पुरानी है। ठीक है, 4000 वर्ष पुरानी है आपके विशेष रचना के सिद्धांत के हिसाब से, जो कि फादर स्वरेज द्वारा दिया गया। ठीक है, इनके हिसाब से ये था कि देखो ऐसा है, ये जो तुम पढ़ रहे हो कि विकास पहले ऐसा बना होगा, पहले जीवाणु बने होंगे, फिर यूकैरियोट्स बने होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इन्होंने ये बोला धरती पर जितने भी जीव आज की डेट में प्रेजेंट हैं हमेशा से इतने ही थे, ना तो इनमें से कुछ घटे हैं, ना ही इनमें कुछ बड़े हैं, और आगे भी ये ऐसे ही रहेंगे। ये पहले भी इतने ही थे, आज भी इतने ही, और आगे भी इतने ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले कम बने फिर उससे ज्यादा बने, विकास होता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने ये कहा कि एक सुपरनेचुरल पावर है जो कि धरती पर, मतलब पृथ्वी मात्र अपनी 4000 वर्ष पुरानी है, और इस पर इन्होंने जितने भी जीव आज की डेट में प्रेजेंट हैं हमेशा से इतने ही बने हैं, कोई नए पुराने नहीं यहाँ पे ऐड ऑन और रिमूव हुए हैं। ठीक है, तो धरती लिखा है मैंने, यहाँ पर हम पृथ्वी कर देते हैं ना, धरती के बदले हम यहाँ पे पृथ्वी कर देते हैं कि पृथ्वी मात्र 4000 वर्ष पुरानी है। फिर उसके बाद आया एक पैंसपर्मिया का सिद्धांत। ये जो बेटा पैंसपर्मिया का सिद्धांत है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और ये आज भी कई सारे लोगों का इसमें इंटरेस्ट बना हुआ है। ये रिचर्ड द्वारा दी गई, पैंसपर्मिया का सिद्धांत रिचर्ड द्वारा दिया गया, और ना केवल रिचर्ड, आज भी कई सारे साइंटिस्ट इस चीज को मानते हैं कि जो पैंसपर्मिया का सिद्धांत है ये काफी हद तक सच है जीवन की उत्पत्ति के लिए। इनके हिसाब से ये है कि मतलब ब्रह्मांड के किसी ना किसी कोने में जीवन ऑलरेडी रहा है। ठीक है, और वहीं से बेटा कुछ बीज, कुछ स्पोर्स जिनको बोला गया, क्या बोला गया? स्पोर्स। कुछ स्पोर्स आकर के हमारी धरती पर गिरे, ना केवल हमारी पृथ्वी पर गिरे, ये कई सारे अन्य प्लैनेट्स पर भी गिरे रहे होंगे, और वहां पर भी इन्हीं स्पोर्स से जीवन की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, रिचर्ड द्वारा दिया गया, और आज भी कई सारे वैज्ञानिक इसको मानते हैं और इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर आया तीसरा स्वतः जनन का सिद्धांत। स्वतः जनन का सिद्धांत, इसको हम ए बायोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, ए बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अचानक से कोई भी जीव बन जा रहा है। ठीक है,
अरस्तु, एरिस्टोटल हो गए आपके, थेल्स हो गए, आपके एनेक्सेमेंडर हो गए, कई सारे ऐसे ग्रीक फिलोसफर्स और सब लोग ये मानते थे कि देखो ऐसा होता है। और एक वॉन हेलमोंट अंकल थे, इन्होंने तो भाई साहब इनकी किस्मत इतनी साथ दी ना, इनका वॉन हेलमोंट अंकल जो थे, इनकी किस्मत ने इनका साथ दिया। इन्होंने क्या किया, स्वतः जनन के सिद्धांत को समझाने के लिए इन्होंने एक पसीने वाली टी शर्ट रख दी, पसीने वाली शर्ट रखी, ठीक है। इसको इन्होंने भूसे के साथ रखा, ठीक है, व्हीट ब्रान के साथ रखा, और 21 दिनों में, कितने दिनों में, 21 दिनों में क्या हुआ, इस भूसे और पसीने वाली शर्ट से कुछ इनको चूहे दिखे वहां पर। इन्हें लगा कि देखो अचानक से 21 दिन तक जब मैंने भूसे के साथ पसीने वाली शर्ट को रखा तो देखो उसमें से चूहे बन के निकल गए। अब वो बात हो रही है कोई चूहा अपने बच्चे दे गया होगा वहां पे, है ना, वो इन्होंने नहीं देखा, इन्होंने ये देखा कि भैया देखो ऐसा है, भूसे और टी शर्ट को अगर आप साथ में रखो तो देखो खुद से बन गई ना लाइफ। मैंने तो यहाँ कोई अंडा लाकर नहीं रखा, मैंने यहाँ पे चूहों को नहीं भेजा, लाइफ खुद से बनी, देखो चूहे खुद से बन गए, है ना। तो ऐसे ही कई और भी साइंटिस्ट थे जिनका बात तो सही बोल रहे हैं, और भी कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा किया, उन्होंने कहीं से मिट्टी ला करके अपने घर में रखी और अचानक से उसमें सांप कीड़े निकल गए, तो उन्होंने कहा देखो हम जब मिट्टी लाए थे एकदम सही थी, इसमें कोई सांप आप नहीं था, अब देखो इसमें सांप निकल रहे हैं, हो सकता है उसमें छोटा सा कहीं अंडा हो, कुछ भी हो, नहीं पता किसी को, ठीक है। तो कई लोगों ने इसको भी मान लिया कि हाँ ऐसा है कि लाइफ खुद से बनती है, कभी भी कहीं भी बन सकती है, ठीक है। फिर आया जीव जनन का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं बेटा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, और ये बेटा दिया गया था आपके लुईस पास्चर द्वारा, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया था, आपके लुईस पास्चर द्वारा। इनको भी बहुत लोगों ने, स्पेलेंजानी वगैरह ने सपोर्ट किया, उनके भी एक्सपेरिमेंट्स सही निकले। अच्छा, लुईस पास्चर ने बोला कि देखो ऐसा है, ये जो तुम लोग बकवास कर रहे हो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, अचानक से लाइफ नहीं बन सकती, लाइफ हमेशा किसी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही बनेगी। मतलब पहले से जो जीव बेटा है उसी से नया जीव बनेगा, अचानक से नया जीव नहीं बन सकता। तो इन्होंने बेटा, जो आपके लुईस पास्चर अंकल थे, इन्होंने स्वतः जनन के सिद्धांत को सबसे पहले तो खारिज कर दिया कि ऐसा स्वतः जनन तो बिल्कुल नहीं होता है, और इनके सपोर्ट में भी बहुत सारे आए, जिसके बाद स्वतः जनन को तो खारिज किया ही गया। लेकिन इन्होंने ये तो सही कर दिया, ये तो बता दिया, इसको इन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट से बताया। एक इन्होंने फ्लास्क लिया, उसकी लंबी सी गर्दन थी, ठीक है, ना केवल लंबी सी गर्दन थी, इसकी गर्दन इस तरीके से, स्वान बोलते हैं ना, स्वान को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसकी गर्दन की तरह से लंबी और मुड़ी हुई थी, ठीक है। इन्होंने इसके अंदर एक ब्रॉथ को भरा, ब्रॉथ मतलब एक न्यूट्रिशियस इन्होंने सूप भरा, ठीक है। फिर इन्होंने इसको हीट किया, इसको इन्होंने हीट किया, ताप, ठीक है, और खूब हीटेड ये जो सूप था इसको इन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया। इन्होंने ये देखा कि यहाँ पर तो किसी भी तरीके का कोई, अच्छा हीट क्यों किया, ताकि अगर अंदर कोई जीवाणु या उसका कोई अंश वगैरह हो तो मर जाए, ठीक है। फिर इन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कोई भी नया माइक्रोब वृद्धि नहीं कर रहा है, अगर स्वतः जनन होना होता तो यहाँ पर भी तो स्वतः खुद से कोई जीव आ सकता था ना, नहीं आया। फिर इन्होंने सेकंड स्टेप में क्या किया, इन्होंने फिर उसी हीटेड ब्रॉथ को रखा, और इस बार उन्होंने बेटा ये जो स्वान नेक इसकी गर्दन थी फ्लास्क की, इसको काट करके सीधा कर दिया, ठीक है, छोटी सी गर्दन एंड दी, और इसमें इन्होंने देखा कि कुछ जीवाणु हैं जो यहाँ पर वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने देखा कि कुछ जीवाणु वृद्धि कर रहे हैं। इससे ये पता लगता है कि क्योंकि बेटा यहाँ पर गर्दन सीधी थी, क्योंकि यहाँ पर गर्दन सीधी थी तो माइक्रोब्स एंटर कर गए, और एंटर कर गए तो उन्होंने अपनी पीढ़ियां आगे बढ़ाई। लेकिन यहाँ पर क्योंकि गर्दन इतनी लंबी थी तो माइक्रोब अगर यहाँ से आया भी तो यहीं कहीं फंस गया, वो अंदर तक पहुंच ही नहीं पाया, और इसलिए यहाँ पर किसी भी तरीके का नया जीव नहीं बना, ठीक है ना। तो ये बात सही हुई, काफी लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। तो स्वतः जनन का सिद्धांत तो खारिज हो गया, जीव जनन का सिद्धांत आ गया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आ गया, लुईस पास्चर द्वारा दिया गया, कई अन्य साइंटिस्ट द्वारा इसको सपोर्ट किया गया, सब कुछ सही था। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था, जो जीव जनन का सिद्धांत था इसकी एक कमी थी, और वो कमी ये थी कि पहला जीव कहाँ से आया ये नहीं बता पाए ये, ठीक है। इन्होंने ये तो बता दिया कि जीव हमेशा किसी पहले से उपस्थित जीव से ही आ सकता है, पर ये पहला जीव कहाँ से आया ये नहीं बता पाए,
ये इसका ड्रॉबैक था। ठीक है, इसी तरीके से वैसे तो कई सारे सिद्धांत है, एक और है आपदा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, जो कि जॉर्ज क्यूवियर ने दिया। और आपदा का सिद्धांत बेटा ये बोलता है कि देखो ऐसा है, इस धरती पर जितना भी जीव है ये अच्छा खासा मतलब लाइफ चल रही है, सबकी पीढ़ियां हैं, बहुत सारी आपको वैरायटीज देखने को मिलेंगी। जिस दिन इस धरती पर जीवों का आतंक हो जाएगा उस दिन एक कोई बहुत बड़ा सा अर्थक्वेक, सुनामी या कुछ भी ऐसा आएगा कि पूरी लाइफ जो है धरती पर वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद वापस से फिर उस पर नई धरती, मतलब एक तरीके से आपदा का सिद्धांत थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को ही एक्सप्लेन कर रहा था, मतलब थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की ही तरह था, उसी का एक तरीके से आप बोल दो कि बदला हुआ एक स्वरूप था। ठीक है, कि बहुत सारी जीव धरती पर जीव हैं जो कि किसी ने बनाए हैं, स्पेशल क्रिएशन सुपरनेचुरल पावर ने, और ऐसे बहुत सारे जीव रहते हैं, फिर अचानक से कोई आपदा आती है, सब खत्म हो जाते हैं, फिर वापस से नए जीव बना दिए जाते हैं, ऐसा। ठीक है, जॉर्ज कुवियर ने दिया, लुईस पास्चर ने दिया, ये आपके थेल्स, एनेक्जेमेंडर, एरिस्टोटल, सब लोगों ने सपोर्ट किया, और वॉन हेलमोंट ने इसको एक्सपेरिमेंट के साथ प्रूव किया। पैंसपर्मिया का सिद्धांत आपके रिचर्ड द्वारा दिया गया। आज भी कई सारे साइंटिस्ट इसमें अपनी रुचि रखते हैं और इस पर काम कर रहे हैं, और विशेष रचना का जो सिद्धांत है ये आपके फादर सोरेस द्वारा दिया गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, ये तो थे सारे आपके प्राचीन जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत। फिर आया आपका नया सिद्धांत। नया सिद्धांत क्या था बेटा? नया सिद्धांत था आपका रासायनिक विकास हुआ है, केमिकल एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, इसके हिसाब से ओपेरिन और हेल्डन ने अपने मतलब काफ़ी कुछ कहा था, जिसको ओपेरिन ने अपनी किताब में, ओपेरिन की किताब का नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। इनकी किताब का नाम ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जीवन की उत्पत्ति नहीं है। इंग्लिश थे ना, इंग्लिश में लिखा है। तो ओपेरिन ने अपनी किताब ओरिजिन ऑफ लाइफ में इस सब के बारे में लिखा था कि ऐसा हुई होगी जीवन की उत्पत्ति, रासायनिक विकास हुआ होगा। ठीक है, जो कुछ भी ओपेरिन ने अपनी किताब ओरिजिन ऑफ लाइफ में लिखा था, जो ओपेरिन और हेल्डन ने अपना सोचा था, जिसको ओपेरिन ने अपनी किताब में लिखा था ओरिजिन ऑफ लाइफ में, इसी सेम चीज़ को मिलर और यूरे ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कोशिश की करने की। जो ओपेरिन ने अपनी किताब में लिखा था उसी चीज़ को मिलर और यूरे ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप के द्वारा प्रूव करने की कोशिश की, और उसमें इन्होंने ये देखा 1953 में ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ मिलर और यूरे का, इसको हम मिलर्स एक्सपेरिमेंट के नाम से बोलते हैं। इन्होंने ये बोला, इन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ में जो जो लिखा था उसके हिसाब से 800 डिग्री, जो आधुनिक पृथ्वी, जो प्राचीन पृथ्वी थी, उसमें हमने क्या बोला, वायुमंडल नहीं था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, यही चीज़ इन्होंने बोली। तो वहाँ पर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहा होगा। सोचो 50 डिग्री में हमारी मौत हो जाती है बिल्कुल ही। ठीक है, एक्सट्रीम गर्मी में आजकल 45, 46, 47, 48 जा रहा है अपना पारा, है ना। उस टाइम 800 डिग्री सेल्सियस अपनी पृथ्वी का टेम्परेचर रहा होगा, और वहाँ पर मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प रहा होगा। इसमें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन का जो रेशियो रहा है वो 2:1:2 रहा है, मतलब अमोनिया जितना था उससे ठीक 2 गुना मात्रा में मीथेन और हाइड्रोजन प्रेजेंट था प्राचीन जो पृथ्वी थी उस पर। ठीक है, और इस अवस्था में ऐसा मतलब बोला कि प्राचीन पृथ्वी ऐसी थी। ठीक है, यही सेम कंडीशन ओपेरिन हेल्डन ने अपनी लैब में एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू, सॉरी ओपेरिन हेल्डन बोल रही हूँ, मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में प्रूफ की। इन्होंने एक फ्लास्क लिया जिसके अंदर इन्होंने मीथेन, अमोनिया, जलवाष्प और हाइड्रोजन, ये तीनों को भर दिया। ठीक है, जलवाष्प मतलब जल, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पीकृत हो ही जाएगा। ठीक है ना, तो इसको इन्होंने भर दिया, और ऐसा माना जाता था कि प्राचीन जो पृथ्वी थी उस पर खूब मतलब ये बिजली चमकती रही होगी, है ना, खूब आए दिन बादल गरजते रहे होंगे, तो बिजली चमकती रही होगी, उसके लिए बेटा इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और उसके थ्रू करंट। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स लगाए तो वहाँ बिजली वाला भी उन्होंने सेटअप प्रोवाइड कर दिया। और फिर बेटा इन्होंने क्या किया, इन्होंने पानी को उबालना शुरू किया। यहाँ पे पानी उबलेगा तभी तो वहाँ पे जलवाष्प जाएगा ना। और इस तरीके से इन्होंने इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को 15-18 दिन तक रखा, और ऐसा इन्होंने 18 दिन के बाद देखा, अच्छा जो कुछ भी यहाँ बना बेटा वो यहाँ से आते हुए यहाँ आया। ठीक है, यहाँ से जब वो आ रहा था बेटा तो उसको ठंडा किया गया। ठीक है, और ठंडा होने की वजह से वो यहाँ आकर के जम गया। ठीक है, और जो कुछ भी यहाँ जमा, जब उसके बारे में स्टडी किया गया तो ऐसा देखा कि सबसे पहले अमीनो अम्ल बने। क्या बने? अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्ल बने। कौन से अमीनो अम्ल बने? तो सबसे पहले बना आपका ग्लाइसिन, सबसे सरल अमीनो अम्ल होता है, एलानीन
और एस्पार्टिक अम्ल, ये 3 अमीनो अम्ल सबसे पहले बने थे, ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। और भी कई सारे अमीनो अम्ल इस तरीके से बनते रहे, ठीक है। अब ये तो शुरुआत में देखे गए कि सबसे पहले ये 3 अमीनो अम्ल बने, लेकिन जब मिलर्स का ये एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये चीज़ प्रूव कर ली, फिर कई सारे रिसर्चर्स ने सेम एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। सेम उन्होंने कंडीशंस बनाई अपने अपने लैब में और सेम उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। अब किसी के में अमीनो अम्ल और ज़्यादा बन रहे हैं, किसी के में सिंपल शुगर्स, ग्लूकोज बन रहा है, फ्रक्टोज बन रहा है, किसी के में आपका पेंटोज शर्करा बन रही है, किसी के में आपका नाइट्रोजनी क्षार बन रहा है। तो इस तरीके से सिंपल जो आपके बायोमॉलिक्यूल्स थे वो बनने लगे और इन्हीं सिंपल के मिलने से कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स बने। ऐसा हम पढ़ चुके हैं, अमीनो एसिड मिलेंगे तो प्रोटीन बनेंगे, नाइट्रोजनी क्षार, आपके फॉस्फेट और पेंटो शर्करा मिलेंगे तो आपके न्यूक्लिक अम्ल बनेंगे। पहले आरएनए बना, फिर डीएनए बना, है ना। जब सिंपल शुगर्स मिलेंगे तो कॉम्प्लेक्स शुगर्स बनेंगे, पॉलीसेक्राइड्स बनेंगे, है ना। वसी अम्ल बने, ग्लिसरॉल बना, वसा बनी। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से ये प्रूफ हुआ। मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया ओपेरिन की किताब ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ने के बाद, और इस एक्सपेरिमेंट 1953 में, जिसमें उन्होंने 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये तीनों रखा 2:1:2 और जल वाष्प, ये 4 चीज़ें रखी। और इसमें इन्होंने 15 से 18 दिन बाद ऐसा देखा कि सिंपल अमीनो एसिड्स बने, सबसे पहले ग्लाइसिन, एलानिन और एस्पार्टिक अम्ल, और इसके साथ साथ फिर सिंपल शुगर्स बने, आपके नाइट्रोजनी क्षार बने, आपके फॉस्फेट बने, पेंटोज शर्करा बनी, ठीक है, वसी अम्ल बने, ग्लिसरॉल बने। और इन्हीं, ये तो हमें पता है ना, बायोमॉलिक्यूल्स हम पढ़ चुके हैं कि सिंपल मॉलिक्यूल्स के मिलने या सिंपल जो आपके क्या बोलते हैं माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स के मिलने से ही आपके मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स बने, और वही सारे मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स मिलकर के एक सेल बनाते हैं। बन गया ना वो सब कुछ जो मिलकर के सेल बनाने वाला है। तो पहले आपके आरएनए आया, फिर डीएनए आया, पहले प्रोकैरियोट्स बने, फिर यूकैरियोट्स बने, उसके बाद फिर पहले यूनिसेलुलर बने, फिर मल्टीसेलुलर बने, ठीक है। तो यहाँ से ये सबसे सही सिद्धांत है जो कि वास्तव में बताता है कि विकास ऐसे हुआ होगा, ठीक है। बट ये कुछ मिनटों में नहीं हुआ होगा भाई साहब, इसे होने में करोड़ों वर्ष लगे हैं, करोड़ों, ठीक है ना। तो पहले परमाणु बने, एटम्स, फिर अणु बने, मॉलिक्यूल्स, फिर शुरुआती कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, फिर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, ठीक है। इस तरीके से जीवन की उत्पत्ति हुई। अब विकास हुआ भाई साहब, इसके आपके पास कोई प्रूफ है क्या? हाँ, कई सारे हमें ऐसे प्रूफ मिलते हैं, कई सारे हमें ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं जो बताते हैं कि विकास हुआ है। कौन कौन से वो प्रमाण हैं? तो सबसे पहले है बेटा आपके जीवाश्मिक प्रमाण, जिसको हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। फिर है हमारे पास संयोजक कड़ी, फिर है हमारे पास बेटा कारिकी और फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल, जैव रासायनिक प्रमाण है हमारे पास। फिर हमारे पास शारीरिकी आकारिकी प्रमाण है। इसके अलावा बेटा हमारे पास भ्रूणीय प्रमाण है, और लास्ट में हमारे पास जैव भौगोलिक वितरण से भी कुछ ऐसे हमें प्रमाण मिलते हैं जो बताते हैं कि विकास तो हुआ है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें जीवाश्मिक प्रमाण यानी कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, जीवाश्म क्या होते हैं बेटा? फॉसिल्स। करोड़ों वर्ष पहले इस धरती पर जो भी जीव रहे होंगे, आज हमें उनके कुछ अवशेष मिलते हैं, ठीक है। ये अवशेष हमें कई तरीके से मिल सकते हैं, मतलब फॉसिल्स कई तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके प्रिंट्स हो सकते हैं, ठीक है, कि कोई रहा होगा उसका हमें निशान मिल रहा है कि कुछ इस आकृति का रहा होगा, जब वो दब गया तो वो तो अंदर डिमिनरलाइज हो गया लेकिन उसका आकृति वैसी पत्थर के बीच में बनी रह गई, ठीक है। प्रिंट्स मिल सकते हैं, हमें मोल्ड्स मिल सकते हैं, हमें कास्ट मिल सकते हैं, हमें कैप्रोलाइट्स मिल सकते हैं, हमें पेट्रीफाइड फॉसिल्स मिल सकते हैं। कुछ तो हमें एज इट इज मिल रहे हैं। एज इट इज मतलब जैसे एक है अपना, क्या है वो, हाथी के जैसा है, वूली मैमथ, ठीक है, साइबेरिया, वहाँ पे पूरा आइसी आइस है ना। तो अगर हमें किसी को, मतलब आइस में क्या होता है, किसी भी चीज़ को आप ओरिजिनल फॉर्म में रख सकते हो, बर्फ़ ही तो जमेगी, बाहर निकालो तो वापस से ठीक हो जाएगा, है ना। तो साइबेरिया में तो बहुत बर्फ़ थी, तो बहुत पुराने बेटा वहाँ पर ना हाथी जैसे जीव मिलते जिनके पूरे, क्योंकि बर्फ़ में थे तो उनके पूरे शरीर पे बहुत बड़े 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 बाल थे, उनको हम वूली मैमथ बोलते हैं, ठीक है। तो साइबेरिया की बर्फ़ में हमें वूली मैमथ मिला है, ठीक है, बिल्कुल हाथी जैसा बड़ा और एकदम ताज़ा, इतना ताज़ा कि उसका मांस आप कुत्तों को खिला सकते हो,
ठीक है ना, क्योंकि बर्फ में जमा था तो ताज़ा बना रहा, ठीक है। तो उसका हमें प्रमाण मिला, वो हमें एज इट इज ओरिजिनल मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से हमें कुछ पेट्रीफाइड फॉसिल्स मिल सकते हैं। पेट्रीफाइड फॉसिल्स मतलब जो पहले जो भी रहे होंगे लेकिन अब उनके अंदर मिनरल्स डिपॉजिट हो गए हैं, ठीक है। कुछ हमें प्रिंट्स मिलते हैं, जैसे वो हड्डियों के, मतलब जब वो दबा था तो उसकी हड्डियां वड्डियां वो तो कई सालों में गली होंगी जा करके, ऊपर मिट्टी विट्टी जम के पत्थर बन गए, ठीक है। अब उसकी जो हड्डियां हैं उसके एज इट इज हमें, मतलब जो भी हड्डियों का ढांचा है, उसके शरीर का जो ढांचा रहा होगा उसका हमें एज इट इज पत्थर के बीच में वो ढांचा दिख रहा है, ठीक है ना। तो हमें प्रिंट्स, मोल्ड्स, कास्ट इस तरीके से बेटा मिलते हैं। कैप्रोलाइट्स, उनके जो भी मल वगैरह है जो उनकी आंत में फंसे हुए हैं वो हमें मिलते हैं। तो ये कई तरीके के बेटा हमें फॉसिल्स मिलते हैं। अच्छा, कोई फॉसिल कितना पुराना है ये हमें कैसे पता लगता है? तो इसके कई सारे मेथड है, बट रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग, ठीक है। जीवाश्म के अध्ययन को बेटा हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं, और भारत का मतलब बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन पैलेंटोलॉजी या भारतीय जीवाश्मिक जो अपना है उसके जनक कौन है? तो बीरबल साहनी, और इनके नाम पे इंस्टीट्यूट भी है अपने लखनऊ में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं संयोजक कड़ी। अच्छा, संयोजक कड़ी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो किसी दो क्लासेस या किसी दो तरीके के जीवों के लक्षण दिखाते हैं। जैसे हमने पढ़े थे हेमिकॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट से पहले के जितने उनके पास कोई नोटोकॉर्ड नहीं है, हेमिकॉर्डेट्स के बाद के जितने उन सबके पास नोटोकॉर्ड है। हेमिकॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड तो नहीं है बट नोटोकॉर्ड जैसा कुछ है जिसको हमने स्टोमोकॉर्ड कहा था, ठीक है, जिसके उदाहरण है बैलेनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस। तो हेमिकॉर्डेट्स को हमने एक तरीके से संयोजक कड़ी कहा था नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में, याद आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा अगर हम बात करें वायरस की, विषाणु की, तो विषाणु जब तक बाहर है नॉन लिविंग है, जीव के अंदर जाते ही लिविंग हो जाता है। तो विषाणु एक तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में संयोजक कड़ी है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा आर्कियोप्टेरिक्स, ये एक आर्कियोप्टेरिक्स क्या है बेटा? आर्कियोप्टेरिक्स एक बहुत बड़ी सी चिड़िया, आप ये समझ लो, ठीक है। तो ये एक तरीके से सरीसृप और पक्षी के बीच में संयोजक कड़ी है। ऐसा माना जाता है कि सरीसृप से ही पक्षी बने हैं, सरीसृप से ही इंसान, मतलब स्तनी बने, इंसान नहीं बोलेंगे हम, स्तनी बने, मैमल्स बने, ठीक है। तो कैसे हम बोल सकते हैं कि सरीसृप से पक्षी बने? क्योंकि हमें मिला आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स में कुछ लक्षण ऐसे थे जो रेप्टाइल्स, सरीसृप जैसे थे, कुछ लक्षण ऐसे थे जो पक्षियों जैसे लक्षण। उनके पास पंख थे, उनके पास चोंच थी, लेकिन पक्षियों में दांत नहीं होते, इनके पास चोंच के अंदर दांत भी थे, दांत सरीसृप के लक्षण है, ठीक है। ऐसे कई सारे बेटा लक्षण थे इनमें जो पक्षी और सरीसृप जैसे मिले, जिससे पता लगता है कि पक्षी कहीं ना कहीं सरीसृप से ही बने। नियोपिलीना हो गया आपका, प्लेटिपस हो गया, ये बेटा पेरिपेटस हो गया, ये बेटा आपके इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार देख लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं कार्यकी और रासायनिक से हमें कैसे पता लगता है। तो देखो, जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे किससे बने हैं? कोशिका से, है ना। कोशिका जीवन की बेसिक इकाई है, फंडामेंटल संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। और ऐसा देखा जाता है कि सभी जीवों में जो भी कोशिका है, किसी में कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, किसी में नहीं है। भित्ति है तो किसी में काइटिन की बनी है, किसी में सेलुलोज, सेमीसेलुलोज, पेक्टिन की बनी है, हमारे अंदर है ये नहीं, ठीक है। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। तो आप किसी भी जीव को उठा लो भाई, सबकी कोशिका झिल्ली वही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया गया है सिंगर निकोलसन द्वारा 1972 में, सबकी प्लाज्मा झिल्ली वैसी बनी है बायोलिपिड लेयर की, और बीच में जो प्रोटीन है कहीं कहीं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की चेन्स भी हैं। तो सभी की प्लाज्मा झिल्ली वैसी बनी है। सभी के कोशिका द्रव्य में लगभग एक से ही घटक हैं, सभी के अंदर राइबोसोम्स ही प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। तो किसी भी जीव को उठा करके देख लो, उसकी कोशिका की संरचना काफी हद तक एक जैसी है, और कोशिका के अंदर जो कोशिकांग है उनके कार्य भी एक जैसे हैं। तो इससे पता लगता है कि इन सबकी ओरिजिन तो एक ही पॉइंट से है ना, तभी तो सबके अंदर ये कोशिका कॉमन मिल रही है, तभी तो सबके अंदर कोशिका एक जैसे संरचना, एक जैसे काम करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। फिर आते हैं भ्रूणीय प्रमाण, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। यहाँ से बेटा नीट में क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में आया था शायद से, या 21 में आया था, ऐसा कुछ था। अर्नेस्ट हैकेल ने बोला था ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी, मतलब किसी भी, मतलब यहाँ पर हम बात करते हैं कॉर्डेट्स की, ठीक है। संघ कॉर्डेटा में 5 वर्ग हैं अपने मेन, पाइसिस जिसमें मछलियां आ जाती हैं, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनी। इन 5 वर्गों के अगर हम एक एक जीव को ले लें, किसी भी एक जीव को उठा लो, तो ऐसा देखने को मिलता है कि
शुरुआती, जब भ्रूणीय अवस्था में होते हैं ये लोग, भ्रूणीय अवस्था के शुरुआती अवस्था में इन सबकी संरचना एक सी होती है। सबके पास नोटोकॉर्ड है, सबके पास पेयर्ड फेरिंजियल युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र हैं, सबके पास तंत्रिका रज्जु है, सबके पास पुच्छीय क्या बोलते हैं, गुदा पश्चपुच्छ है सबके पास, ठीक है। और शुरुआती भ्रूणीय अवस्था में धीरे 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 जैसे जैसे ये भ्रूणीय अवस्था में आगे की तरफ विकास करते हैं तो इनमें बेटा अपने अपने कैरेक्टर्स दिखने लग जाते हैं। मतलब इनका मतलब ये था, मतलब युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र केवल मछलियों में रहते हैं आगे अंत तक, बाकी सब में तो गायब हो जाते हैं ना, ठीक है। पूंछ की अगर हम बात कर ले तो हमारे अंदर गायब हो जा रही है, ठीक है, कुछ के अंदर है तो, लेकिन शुरुआती अवस्था में हमारे बच्चे में भी पूंछ दिख रही है, ठीक है। तो इससे ये अर्नेस्ट हैकेल बोलते हैं कि ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी, मतलब रिकैप्चुलेट मतलब रिपीट करना, ठीक है, कि भ्रूणीय विकास के दौरान, है ना, सभी अपने पहले वो दिखा रहे हैं, मतलब सभी में जो बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक फीचर्स ना बोल करके हम बोलेंगे कि सभी में जो इनके पूर्वज के लक्षण हैं वो दिख रहे हैं, उसके बाद ही बेटा ये अपना आधुनिक लक्षण लेकर के आ रहे हैं, जो इनके एक्चुअल लक्षण हैं वो दिख रहे हैं इनमें, लेकिन शुरुआत में सब में पूर्वज के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इससे पता लगता है कि सारे के सारे एक ही जगह से विकसित हुए, ऐसा बोला अर्नेस्ट हैकेल ने। लेकिन वॉन बेयर ने क्या बोला, वॉन बेयर ने बोला नहीं नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी नहीं है। इन्होंने ये बोला कि शुरुआत में सब बेसिक लक्षण दिखा रहे हैं उस संघ के, उस संघ के ये 4 बेसिक लक्षण थे, हमने पढ़ा था ना, गुदा पश्चपुच्छ सब में होगी, नोटोकॉर्ड सब में होगी, कॉर्ड सब में होगी और पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट सब में होंगे। पहले सबने अपने बेसिक लक्षण दिखाए, उसके बाद सबने अपने अपने वर्ग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिखाए। जैसे शरीर पे रोम होना केवल इंसानों के पास है या स्तनियों के पास है, शरीर पर रोम आपके मगरमच्छ में नहीं दिखेगा, शरीर पर रोम किसी मछली में नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, केवल स्तनियों में दिखेगा। तो इन्होंने ये बोला कि देखो जो तुम बोल रहे हो वो गलत है, सब पहले अपने पूर्वज के लक्षण दिखाएंगे, सब में दिखेंगे ही दिखेंगे, ऐसा नहीं होता है। सब में पहले बेसिक लक्षण दिखेंगे जो संघ के हैं, उसके बाद उनमें अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिखेंगे, ठीक है। फिर आता है शारीरिकी और आकारिकी, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। जैव भौगोलिक वितरण, ऐसा देखो जैव भौगोलिक में बात करते हैं, मतलब भूगोल में जीवों का वितरण किस तरीके से, भूगोल मतलब धरती पर या जो भी अपने पास है, जहाँ पर भी जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है, जहाँ पर भी जीव पाए जाते हैं, इससे ये पता लगता है कि शुरुआत में ये पूरा जो धरती का टुकड़ा है जिस पर इंसान जमीन पर रह रहे हैं, ये पूरा जमीन का टुकड़ा पहले एक ही हुआ करता था, ठीक है, और इसको हम पैंजिया बोलते थे, ठीक है। फिर कुछ भी क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी रही होंगी, कभी धरती फटी होगी, कभी सुनामी आई, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसके चलते धरती का जो टुकड़ा था एक पैंजिया, ये छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया, जिनको हमने रियाम्स बोला। अच्छा, ये हमने कैसे, किस आधार पर बोला, इस आधार पर बोला कि कुछ जंतु ऐसे हैं या कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ पादप या कुछ एनिमल्स जो कि इतने दूर दूर के रियाम्स में देखने को मिल रहे थे, इतने दूर दूर के भौगोलिक खंडों में देखने को मिल रहे हैं। ये हवाई जहाज ये सब तो हमने अब बनाए हैं ना, पहले तो ये नहीं थे। तो ये एनिमल इस खंड से इतने दूर के खंड तक कैसे गया होगा, इसको तो तैरना भी नहीं आता, ठीक है। या कोई भी अगर हम प्लांट की बात करें तो इस खंड से इस खंड तक ये प्लांट कैसे गया होगा। इससे ये पता लगता है कि शुरुआत में ये धरती का टुकड़ा एक ही रहा होगा, पूरे पे ये एनिमल्स घूमते फिरते रहे होंगे, और जब कुछ भी प्राकृतिक आपदा के चलते ये धरती के टुकड़े अलग हुए तो उस समय पे ये एनिमल्स थोड़े दूर दूर होंगे या प्लांट्स दूर होंगे, जिसकी वजह से ये अलग अलग खंडों में चले गए। ये हमें भूगोल पर जीवों के वितरण से, डिस्ट्रीब्यूशन से पता लगता है कि विकास एक ही जगह से हुआ है, बाद में ये सब अलग अलग फैले, ठीक है। इसमें हम अनुकूली विकरण पढ़ते हैं, ठीक है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, अनुकूली वितरण विकिरण, इसको हम बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। अनुकूल अडेप्ट किया और रेडिएट हो गए, ठीक है। इसके बारे में डार्विन ने सबसे पहले पढ़ा, या डार्विन ने सबसे पहले वो अपने एक जहाज पे निकले थे जिसका नाम था HMS बीगल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, HMS बीगल पे निकले और ये 5 साल की अपनी लंबी यात्रा पे निकले थे, समुद्री यात्रा पर, जिसमें बेटा एक गैलापागोस द्वीप पर ये पहुंचे, जहां पर 14 बड़े बड़े द्वीप थे और कुछ छोटे छोटे द्वीप भी थे। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी वेराइटीज की चिड़िया देखी, बहुत सारी वेराइटीज की चिड़िया, और उनमें कुछ समानताएं भी थी, लेकिन इनमें जो वेरिएशन था वो था उनकी चोंच का। तो काफी उन पर स्टडी करने के बाद डार्विन ने बोला कि ये जो वेराइटीज ऑफ
चिड़िया है जिनको इन्होंने फिंच, जिनको बाद में फिंचेस का नाम दिया गया, चिड़ियाओं को बाद में फिंचेस का नाम दिया। डार्विन ने स्टडी किया तो उनको डार्विन्स फिंचेस बोला गया कि डार्विन ने इन चिड़ियाओं पर स्टडी किया, गैलापागोस आइलैंड में जो पाई जाती है। इससे ये पता लगता है, मतलब इन्होंने ये बोला था कि ये जो इतनी सारी वेराइटीज ऑफ बर्ड्स हैं, इसमें जो ओरिजिनल इनके पूर्वज हैं ये बीज खाते रहे होंगे, बीज खाते थे, ठीक है। जो मतलब उन्होंने स्टडी में बताया कि जो पूर्वज, और ये आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, कि जो डार्विन फिंचेस थे उनके पूर्वज क्या खाते थे, बीज खाते थे, ठीक है। लेकिन उनसे जो इतनी सारी वेराइटीज निकली, जो नई नई उनसे प्रजातियां बनी, जिनकी चोंच अलग थी, उनकी चोंच अलग क्यों हुई, क्योंकि उनकी हैबिट्स अलग हो गई खाने की, ठीक है। सब अगर बीज ही खाते थे तो बीज के लिए कंपटीशन करते थे, किसी को मिलता था किसी को नहीं मिलता था, जिनको मिल जाता था जी जाते थे, जिनको नहीं मिलता था भूख से मर जाते थे। कब तक compete करते, तो कुछ लोग कंपटीशन से बचने के लिए अलग हो गए, अलग हो गए तो उन्होंने बीज को छोड़ के किसी ने कैक्टस की लीव्स खानी शुरू की, किसी ने कीड़े खाने शुरू किए, किसी ने कुछ करना शुरू किया, जिसके चलते उनकी चोंच उस हिसाब से डेवलप हो गई, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल इनके जो पूर्वज है वो सीड खाते हैं, बीज खाते हैं। लेकिन बाद में जो नई नई वेराइटीज निकली बेटा, जिनको हमने डार्विन्स फिंचेस बोला, ये नई नई वेराइटी कोई कुछ खा रहा है कोई कुछ खा रहा है, जिसकी वजह से आप देखो सबकी चोंच में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इनमें कुछ थी जो वार्बलर फिशेस थी जो गाना गाती थी सुरीला, ठीक है। कुछ ऐसी थी जो वुड पेकर थी जो लकड़ी में दिन भर अपनी चोंच मारती रहती थी, कुछ कैक्टस खाती थी, कुछ इंसेक्ट्स खाती थी, कुछ बड़ी फिंचेस छोटी फिंचेस है ना, कुछ ज़मीन पे रहती थी, कुछ पेड़ों पे रहती थी। तो इस तरीके की इनकी 6 वेराइटीज़ नई निकली। लेकिन जो ओरिजिनल फिंचेस थे वो क्या खाते थे, बीज खाते थे, ठीक है। तो इसमें एक तो आ गया ये अनुकूली विकरण। अब अनुकूली विकरण में एक चीज़ और हमें यहाँ पर एनसीईआरटी में आपके दिए गए तो आपको पढ़नी चाहिए। अनुकूली विकरण एक तरीके से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब एक प्रजाति जो बीज खाती रही होगी, है ना, इस बीज खाने वाली प्रजाति से कई सारी अलग अलग प्रजातियां बनी, ठीक है। तो क्योंकि अपसारी विकास दिखा रही हैं, ये अपसारी मतलब ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखा रही है। क्या दिखा रही है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्ज होना मतलब एक पॉइंट से अलग अलग पॉइंट पर फैल जाना, डिस्पर्स हो जाना, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी, जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स थे, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स थे ये, और जो अपरास्तनी प्लेसेंटल मैमल्स, वो स्तनी जिनके पास प्लेसेंटा है, अपरा है, ठीक है। तो अपरास्तनी के कई सारे, मतलब अपरास्तनियों ने जब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो किया, अपसारी विकास किया, तो अपरास्तनी की कई सारी वैरायटीज बनी। इसी तरीके से उसी महाद्वीप पर ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी की भी, उन्होंने भी अपसारी विकास किया, एक ही पॉइंट से डाइवर्ज हुए, ठीक है। जिसके चलते अपसारी विकास में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको संरचना तो समान मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर आपको संरचना समान मिलेगी, लेकिन आपको इनके कार्य भिन्न मिलेंगे, ठीक है। संरचना समान क्यों है? क्योंकि इनके पूर्वज एक हैं, लेकिन क्योंकि वो वितरित हो गए अलग अलग दिशा में, तो इसकी वजह से इनका कार्य अलग हो गया। तो अपसारी विकास हुआ आपके ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी का, और उसी प्लैनेट, मतलब उसी खंड पर, उसी भौगोलिक खंड पर जो अपरास्तनी है उनका भी अपसारी विकास हुआ, ठीक है। एक ही भौगोलिक खंड पर दो अलग अलग प्रजातियों का अपसारी विकास हुआ, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। लेकिन उन दोनों प्रजातियों का वो, मतलब उन दोनों जो स्पीशीज हैं, ठीक है, उनकी जो नई नई वेराइटीज बनी है, उनमें से जैसे हम ऐसे मान करके चले, ये एक वैरायटी है, इसके ये 3 4 5 6 7, इससे नई 7 वैरायटीज बनी। ये दूसरी प्रजाति है, ये दूसरी प्रजाति है, इससे भी 2 3 4 5 6 7 वैरायटीज बनी, ठीक है। तो दोनों प्रजातियों के अपसारी विकास जरूर हुए, लेकिन इन दोनों ने आपस में 1 2 3 4 5 6, इन्होंने आपस में क्या दिखाया बेटा? इन्होंने दिखाया अभिसारी विकास। अभिसारी मतलब कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाया इन्होंने क्या दिखाया? कन्वर्जेंट, कन्वर्ज होना मतलब अलग अलग जगह से आकर के एक पॉइंट पे मिलना। मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इनकी संरचना अलग थी, संरचना तो अलग होगी ना, क्योंकि अलग अलग प्रजाति से बने, लेकिन क्योंकि एक ही जगह पर आ गए तो इनके कार्य एक जैसे हो गए, तो कार्य बेटा इनके समान हो गए। तो अलग अलग अगर हम देखें कि अपरा शिशुधानी ने अपसारी विकास दिखाया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाया, ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स ने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाया, लेकिन इन दोनों ने अगर हम देखें उसी
खंड पर दोनों ने आपस में अभिसारी विकास दिखाया। अब किसने किसके साथ दिखाया? तो जो छछूंदर है बेटा, जो कि ये आपको पता होना चाहिए, छछूंदर जो कि अपरास्तनी था, ये शिशुधानी स्तनी जो है छछूंदर, इसके साथ इन दोनों का काम एक जैसा हो गया, संरचना दोनों की अलग है। तो छछूंदर शिशुधानी स्तनी छछूंदर के साथ अभिसारी विकास दिखा रहा है, चींटीखोर नम्बैट के साथ अभिसारी विकास दिखा रहा है, चूहा शिशुधानी चूहा के साथ अभिसारी विकास दिखा रहा है, लेमर धब्बेदार कसकस के साथ अभिसारी विकास दिखा रहा है, उड़न गिलहरी उड़न फैलेंजर के साथ अभिसारी विकास दिखा रही है, बॉबकैट तस्मानियाई टाइगर कैट के साथ अभिसारी विकास दिखा रहा है, और भेड़िया तस्मानियाई भेड़िया के साथ अभिसारी विकास दिखा रहा है। तो ये दोनों आपस में बेटा अभिसारी विकास दिखा रहे हैं, लेकिन अपरास्तनी और ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी के ये आपस में अंदर ही ये अपसारी विकास दिखा रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में आपको लेक्चर में समझा दिया जाएगा, यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लो। और हम देख लें तो शारीरिकी और आकारिकी प्रमाण क्या है हमारे पास। तो शारीरिकी और आकारिकी मतलब उनकी संरचना, जो अभी हमने पढ़ा अभिसारी और अपसारी विकास। इसमें आपको दो चीज़ें मेन है, जो दो इंपॉर्टेंट है आपके जो सिलेबस में भी है, वो है समजात और अनुरूप अंग। ठीक है, समजात अंग ऐसे अंग होते हैं जिनकी संरचना समान है लेकिन उनके कार्य अलग अलग हो गए हैं, तो ये अपसारी विकास दिखा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर बेटा उदाहरण ले लो तो हम, चीता, चमगादड़, ठीक है, इन सब के आप हाथ पैर ले लो। ठीक है, तो हमारे हाथ क्या चीज़ों को पकड़ने के काम आ रहे हैं, ठीक है, चीते के हाथ दौड़ने के काम आ रहे हैं। ठीक है, उधर आप ले लो ये चमगादड़ के हाथ तो पंख बन चुके हैं, उड़ने के काम आ रहे हैं, वेल के तैरने के काम आ रहे हैं। संरचना सबकी एक है, काम अलग हो गया। हृदय और मस्तिष्क ले लो कशेरुकियों का, संरचना एक सी है पर काम सबका करने का तरीका अलग है ना। कशेरुकियों में अगर हम बात करें, मछली एकल परिसंचरण दिखाती है, उभयचर सरीसृप अपूर्ण दोहरा परिसंचरण दिखाते हैं, पक्षी और हम पूर्ण दोहरा परिसंचरण दिखाते हैं। ठीक है, तुल्यरूप अंग क्या होते हैं या अनुरूप अंग क्या होते हैं? ये होते हैं उल्टा, एनालोगस ऑर्गन्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके ये होते हैं आपके होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, होमो मतलब एक जैसे लगते हैं पर होते नहीं है, काम सबके अलग अलग है। ठीक है, अनुरूप अंग में क्या होगा, कार्य सबके एक है लेकिन ये संरचना अलग, ये अभिसारी विकास दिखाते हैं जो अभी हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, कीट के ले लो, पक्षी के ले लो पंख। कीट के पंख क्या है भाई साहब, काइटिन के एक्सोस्केलेटन। पक्षी के पंख क्या है, अग्रपाद। संरचना अलग है पर दोनों काम एक कर रहे हैं, उड़ने का। ठीक है, आलू का तना और शकरकंद का जड़ ले लो, हम दोनों का, हम आलू का तना खा रहे हैं, स्टेम खा रहे हैं, शकरकंद का हम रूट खा रहे हैं, दोनों का काम एक है, स्टार्च स्टोर कर रहे हैं, हम दोनों के अंदर का स्टार्च खा रहे हैं। ठीक है, ऑक्टोपस और स्तनी का नेत्र ले लो, नेत्र काम देखने का, संरचना दोनों की अलग। अवशेषी अंग क्या होते हैं बेटा, अवशेषी अंग ऐसे अंग होते हैं जो हमारे पूर्वजों में प्रेजेंट थे, काम करते थे हमारे अंदर, वो या तो हैं लेकिन नॉन फंक्शनल है, और अगर हैं भी तो बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म में है। ठीक है, वो किसी काम के नहीं है। जैसे कि हमारी निक्टिटेटिंग झिल्ली ले लो, ठीक है, हमारी कृमिरूपी परिशेषिका ले लो, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, हमारी त्वचा पे रोम ले लो। ठीक है, हमारे कई सारे होते हैं यार, अकल की दाढ़ ले लो। ठीक है, और कॉक्सिजियल बोन जो आपकी पुच्छीय अस्थि है वो ले लो। ये सारे अवशेषी अंग हैं जिनके अवशेष हमारे अंदर रह गए, ये कार्यात्मक नहीं है। अचानक से किसी अवशेषी अंग का कार्यात्मक दिखना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एटाविज्म या पूर्वजता। अचानक से किसी ऐसा अंग जो हमारे अंदर अवशेषी हो चुका, अचानक से उसका बड़ा रूप दिखना, ठीक है, और वो कार्यात्मक। जैसे हमारे अंदर पूंछ गायब हो चुकी है, पूंछ वाली अस्थि है, अचानक से ऐसा कोई बच्चा पैदा हो जिसके पास पूंछ है बड़ी सी, तो ये पूर्वज का लक्षण आ गया, इसको हम बोलेंगे पूर्वजता। हमारे अंदर शरीर पर रोम ना के बराबर है भी तो बहुत थोड़े। ठीक है, अचानक से कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जो भालू जैसा हो, उसके पूरे शरीर पे मोटे मोटे बाल ही हैं। बाल का क्या काम होता था, बाहर के टेम्परेचर से बचाना। ठीक है, सर्दियों में स्पेशली प्रोटेक्शन देना। अब हम लोग कपड़े पहनने लगे, हमारे पूर्वज नहीं पहनते थे तो उनके शरीर पे बाल थे, हम कपड़े पहनते, सर्दी में और ज़्यादा पहन लेते तो हमारे शरीर पे ये बाल धीरे धीरे गायब हो चुके हैं। अचानक से ऐसा बच्चा पैदा हो रहा है जिसके एकदम भालू जैसे बाल हैं, बंदर जैसे बाल है, पूरे शरीर पे। ठीक है, ये पूर्वजता है, एटाविज्म। ये हो गया आपका शारीरिक और आकारिक। इन लक्षणों से पता लगता है कि भाई साहब विकास हुआ है। इसके बाद बेटा एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, इंसानों के कई सारे ऐसे काम हैं जिनसे पता लगता है कि विकास हुआ है। ये मानव क्रिया से भी विकास हुआ है। ठीक है, हमारे कर्म भी है विकास में। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का। ठीक है, ये आपका मौत है, क्या बोलते हैं मौत को मुझे नहीं पता, श्वेत पंख और काले पंख, शलभ, शलभ, मौत मतलब शलभ सॉरी,
जो मॉथ होते हैं 2 रंग के बेसिकली होते हैं, एक वाइट और एक ब्लैक, ठीक है। ऐसा देखा गया 1920 ये वो साल है जिससे पहले इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, ठीक है, औद्योगिकरण कम था, औद्योगिकरण जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो बहुत कम था, ठीक है, कम। और 1920 के बाद बेटा इंडस्ट्रीज जो हुई वो बहुत ज़्यादा हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज बन गई, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हो गई तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा मतलब प्रदूषण बढ़ा। ऐसा देखा गया बेटा कि जब पोल्यूशन नहीं था, ठीक है, जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तो पोल्यूशन नहीं था, पोल्यूशन नहीं था तो जो लाइकेन्स होते हैं, लाइकेन्स पढ़ा होगा आप लोगों ने बॉटनी में, जो लाइकेन्स होते हैं बेटा ये एक तरीके से पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, प्रदूषण के ये सूचक होते हैं, ठीक है। जहां कैसे, इनको हम बोलते हैं प्रदूषण सूचक, इनको हम बोलते हैं प्रदूषण सूचक। क्यों बोलते हैं इनको हम प्रदूषण सूचक? क्योंकि जहां पोल्यूशन नहीं होता है, जहां पोल्यूशन नहीं होगा वहीं पर बेटा ये ग्रो करते हैं। पोल्यूशन है तो लाइकेंस धीरे धीरे वहां से गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर पोल्यूशन है मतलब अगर कहीं पर लाइकेंस है मतलब वहां पर पोल्यूशन नहीं है, इसलिए हम इनको बोलते हैं पोल्यूशन इंडिकेटर है, प्रदूषण सूचक होते हैं। अगर कहीं पर प्रदूषण है तो वहां पे लाइकेंस नहीं मिलेंगे, आपको पता है, अगर यहाँ पे लाइकेंस नहीं मिल रहा है यहाँ पे प्रदूषण होगा, ठीक है। तो ऐसा देखा गया बेटा कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था, उस समय पर प्रदूषण भी नहीं था। प्रदूषण नहीं होने की वजह से बेटा उस समय पर जो सफेद मौत थे बेटा, जो सफेद मौत थे ये बहुत ज्यादा थे, ठीक है। तो औद्योगिकरण से पहले अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर जो वाइट मौत है इनकी संख्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइकेन्स हैं, वाइट मौत और लाइकेन्स आपस में छुप जाते थे, ठीक है। तो जो बाहर के जो शिकारी होते थे, ठीक है, ये शिकारी कीड़े वगैरह जो थे ये ब्लैक मौत पे अटैक करते थे, क्योंकि लाइकेन्स में सफेद वाले तो छुप गए, ब्लैक वाले दूर से दिख रहे हैं, तो शिकारी आया उसको पकड़ के ले गया। तो खत्म नहीं हुए वो, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती गई, वो बनते थे उनको खा लेता था शिकारी, तो वो उनकी संख्या कम होती गई। अच्छा, प्रदूषण के बाद क्या हुआ? क्योंकि प्रदूषण हो गया, लाइकेन्स गायब हो गए, अब सफेद मौत काले तने पे दूर से चमक रहे हैं। तो प्रदूषण बढ़ने के बाद बेटा क्या हुआ? व्हाइट मौत की जो संख्या थी वो कम होती गई और ब्लैक मौत की संख्या बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि ब्लैक मौत तने में छुप जाते थे तो शिकारी उनको दूर से नहीं देख पाता था, व्हाइट मौत को वो दूर से देख जा रहा है, चमक रहे हैं अलग से, तो वो खत्म होते गए, मतलब वो कम होते गए, खत्म नहीं हुए, ठीक है। तो यहाँ पे मानव ने क्या किया? मानव ने प्रदूषण किया, उद्योग लगा लगा करके उसने प्रदूषण बढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ से बेटा ये हमारे द्वारा विकास हुआ है, हमने भी विकास, हमने और भी कई विकास किया, हमने पेस्टिसाइड्स वगैरह छिड़के है ना फसलों को कीटों से बचाने के लिए, तो कई सारी ऐसी कीटों की वैरायटीज बन गई जो उन पेस्टिसाइड्स के लिए रेजिस्टेंट हो गई, छिड़क लो पेस्टिसाइड नहीं मरेंगे, तो ये भी हमारे एक्शंस हैं, ठीक है। ऐसे कई एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस हैं, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। अब जैव विकास के सिद्धांत, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ है, ये कौन बताता है? तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ है, इसके भी कई सारे सिद्धांत दिए गए, जिनमें ये आपके 4 प्रमुख हैं। सबसे पहला लमार्क का सिद्धांत, जिसको हम लमार्कवाद कहते हैं, इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति होती है। फिर आया आपका डार्विनवाद, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसके बाद आता है बेटा आपका उत्परिवर्तन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, जो आपके ह्यूगो डी व्रीज ने दी थी। लास्ट जो कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, ये है विकास का आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये एक तरीके से डार्विनवाद और उत्परिवर्तन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं पहले लमार्कवाद से। लमार्किज्म जो है, देखो कहानी है, मैंने पहले कहा था कहानी की तरह सुनते चलना। जो लमार्कवाद है इसमें लमार्क अंकल ने बोला था कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जो भी लक्षण हम अपनी पूरी जिंदगी में उपार्जित करते हैं वो सारे के सारे लक्षण हमारे औलादों में जाते हैं। बहुत सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। इनके हिसाब से अगर कोई बहुत अच्छी स्विमिंग सीख रहा है अपनी पूरी जिंदगी में और बिल्कुल स्विमिंग का चैंपियन बन जा रहा है, तो उसका जो बच्चा होगा वो पैदाइशी स्विमर निकलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसने उपार्जित किया है ना उस लक्षण को, स्विमिंग को, और वो
स्विमिंग वाला लक्षण उसका बच्चे में वंशानुगत होगा, इनहेरिट होगा। ठीक है, ये इनका सिंपल सा फंडा था। ठीक है, कि जो भी लक्षण एक जीव ने अपनी पूरी जीवन काल में उपार्जित किए हैं, लर्न किए हैं, वो लक्षण उसकी पीढ़ी में वंशानुगत होंगे, अगली पीढ़ी में। ठीक है, और इसका इन्होंने उदाहरण दिया, देखो जिराफ, उसकी गर्दन कितनी लंबी है, पर उसका अगर हम विकास देखें तो जिराफ के जो पूर्वज थे उनकी गर्दन इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन क्योंकि जिराफ घास खाते थे, पहले घास खाते रहे होंगे, घोड़े जैसे थे, ठीक है, घास खाते रहे होंगे, फिर घास के लिए कंपटीशन हो गया, इतने सारे जीव सब घास ही खा रहे हैं, तो जिराफ ने अपनी गर्दन को नीचे के बदले ऊपर किया। उसने कहा घास क्यों खाऊं, पेड़ इतने हैं, पत्तियां इतनी हैं, यहाँ तो कोई नहीं खा रहा, क्यों ना आसानी से पत्तियां खाई जाए। फिर धीरे धीरे नीचे वाली सारी पत्तियां खत्म हो गई, उन्होंने थोड़ा थोड़ा उचकना शुरू किया, ऊंची ऊंची पत्तियां खाई। फिर उनके जो बच्चे हुए पैदा, उन्होंने बचपन से ही उचकना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उनकी गर्दन लंबी हुई। फिर उनके जो, अच्छा ये एक दो पीढ़ी में नहीं हुआ, ये दसियों पीढ़ी में हुआ होगा जाकर के, लेकिन हुआ। इसी तरीके से विकास हुआ जिराफ की लंबी गर्दन का। इसी तरीके से पक्षी जिनके पंजों में जाल होते हैं, इनको हम बोलते हैं वेब्ड फीट। ठीक है, कुछ ऐसे पक्षी जो तैरना जानते हैं। कैसे? पक्षी तो उड़ते हैं ना, उनकी उंगलियां अलग अलग होती हैं। पक्षियों की उंगलियों के बीच में इस तरीके से जो कवर रहते हैं, इस तरीके से जो कवर रहते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब उन्होंने तैरना सीखा होगा। शुरुआती जो पक्षी होगा वो किसी कारण पानी में गिर गया होगा, या अपने भागते 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 या उड़ते उड़ते कहीं पानी में गिर गया होगा, अपने को शिकारी से बचाने के लिए। एक बार पानी में गिर गया तो उसने फड़फड़ाना शुरू किया होगा, तो वो तो जैसे जैसे फड़फड़ा के शायद आगे निकल गया हो, कुछ मर गए हो, है ना। इन्हीं में से शायद कुछ ऐसे हुए जिन्होंने फिर पानी से बाहर निकलना सोचा कि मैं बाहर निकला तो मुझे कोई मार जाएगा, तो किनारे पे लगे रहे। उनके बच्चे हुए तो उनके बच्चों ने थोड़ा थोड़ा फड़फड़ाना शुरू किया, उनके बच्चे हुए, उनको थोड़ा थोड़ा, तो इस तरीके से उनकी उंगलियों के बीच में थोड़े 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 करके जाल बनने लग गए। और जैसे जैसे जाल बड़े होते गए उतना ज्यादा अच्छे वो स्विमर्स हो गए। उतना, क्योंकि देखो स्विम करने के जितना ज्यादा पानी आप पीछे फेंकोगे उतना आप आगे जाओगे ना, फंडा तो यही कहता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा वॉल्यूम में आप पानी फेंकोगे पीछे, उतना ज्यादा आप आगे फॉरवर्ड मूवमेंट कर पाओगे, है ना। तो अगर उंगलियां पतली पतली तो पानी पीछे कम जाएगा, तो आप मूव आगे कम करोगे। लेकिन जो पानी में ही रहेगा उसको तो तेज मूव करना आना चाहिए, तो उसको एरिया बढ़ाना पड़ेगा। अब एरिया बढ़ाना उसके हाथ में तो है नहीं। ठीक है, तो उसने बचपन से ही ऐसी प्रैक्टिस की, तो धीरे धीरे बेटा उनकी जो औलादे थी उनमें सब में जो पंजे थे, उंगलियां थी, उनके बीच में बेटा जाल बड़े बड़े होते गए, एरिया बढ़ता गया, ज्यादा पानी पीछे फेंकेंगे ज्यादा तेज। ऐसे कई सारे इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए। ठीक है, तो इन्होंने तो जिराफ और वो चिड़ियों का एग्जाम्पल देकर के बता दिया कि देखो इनमें विकास हुआ ना, उसने जो पूरा लक्षण अपनी पूरी जिंदगी में उपार्जित किया वो देखो उसके बच्चों में गया ना। लेकिन इसको डिसअप्रूव करने के लिए कि सारे लक्षण तो नहीं गए, अगर ऐसा है तो फिर जो नोबेल प्राइज विनर है, किसी दिमागी काम, किसी अच्छी हो सकता है किसी मतलब अच्छी अचीवमेंट के लिए उसने नोबेल प्राइज लिया होगा ना, उसने कुछ लाइफ में बहुत अच्छा अचीव किया होगा, तभी तो उसको नोबेल प्राइज मिला होगा। फिर उसकी औलाद ऐसी कैसे हुई जिसको कुछ नहीं आता है? फिर तो लता मंगेशकर के अगर कोई बच्चा होता तो बचपन से ही ऐसे सुर लगाने वाला होना चाहिए था। ठीक है, आइंस्टीन का बच्चा बिल्कुल बचपन से ही ऐसा फिजिक्स सॉल्व करता हुआ पैदा होना चाहिए था, ऐसा तो नहीं हुआ ना। ठीक है, हुआ तो लता मंगेशकर के बच्चे ने हुआ, उन्होंने शादी नहीं की। ठीक है, जिम्मेदारियों के चलते मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, तो फिर तो रेसलर का बच्चा रेसलर ही होना चाहिए। रेसलर जो पूरी जिंदगी अपनी मसल्स वगैरह बना रहा है, प्रोटीन वगैरह इनटेक करके, इतनी एक्सरसाइज करके, उसका बच्चा तो पैदाइशी ऐसे मसल्स वाला होना चाहिए, नहीं, नॉर्मल बच्चा एकदम पतला सा। ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल्स थे जिन्होंने लेमार्कवाद को डिसअप्रूव किया। इसके बाद आया न्यू लेमार्किज्म। ठीक है, लेमार्कवाद को जब डिसअप्रूव किया गया तो लेमार्क अंकल ने अपनी गलतियों को सुधारा और इन्होंने दिया नियो लेमार्किज्म, जिसको हम बोलते हैं लेमार्किज्म, नया लेमार्कवाद। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? नया लेमार्कवाद। और नए लेमार्कवाद के हिसाब से केवल वो ही लक्षण अगली पीढ़ी में वंशानुगत होंगे जो उस जीव के अनुमान मतलब क्या बोलते हैं, जेनेटिक सेल्स में बदलाव कर चुके हैं, या जो उस जीव के जेनेटिक मटेरियल के अंदर जा चुके हैं, या वो लक्षण जो उसके जीन्स में समाहित हो चुके हैं। ठीक है, समझे या नहीं? तो लेमार्किज्म ने क्या कहा था, जो भी लक्षण इंसान अपने उपार्जित करेगा पूरे जीवन काल में वो सारे के सारे वंशानुगत होंगे, जिसके बहुत सारे डिसअप्रूवल दिए गए या जिसको कई तरीके से खारिज किया गया। तो लेमार्क ने अपने आप को सुधारा, उन्होंने नया लेमार्कवाद दिया जिसको नियो लेमार्किज्म बोलते हैं, और इसके हिसाब से केवल वो ही लक्षण अगली पीढ़ी में जाएंगे जो जेनेटिक सेल्स या जो जेनेटिक मटेरियल के अंदर जीन्स में जो बदलाव
दिख रहे हैं। अगर जीन्स उन लक्षणों के हिसाब से बदल चुके हैं तो वो लक्षण अगली पीढ़ी में जाएंगे, नहीं बदले तो वो नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर आया अपना डार्विनवाद, जिसको हम बोलते हैं डार्विनिज्म, इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने ये बोला, देखो ऐसा है, नेचर अपना बदलता रहता है। ठीक है, आज परिस्थितियां हैं, थोड़े दिनों में परिस्थितियां बदलेंगी, है ना। जो क्लाइमेट है बेटा, वो क्लाइमेट किसी भी जगह का स्थिर नहीं है। वो बात और है कि वो देर से बदलता है, लेकिन बदलता जरूर। वेदर और क्लाइमेट में अंतर है। वेदर, मौसम तो सुबह से शाम तक 4 बार बदलता है, लेकिन वहाँ की जो क्लाइमेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, वेदर इज मौसम, मौसम तो सुबह शाम तक बदलता है, लेकिन क्लाइमेट इज वहाँ की जो क्लाइमेट जो लंबे समय तक रहता है। ठीक है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन किसी भी समय की बदलती हैं, लेकिन उनको बदलने में समय लगता है। वेदर सुबह से शाम तक 4 बार बदलता है। तो किसी भी मतलब जो अपना नेचर है, ये नेचर बदल रहा है। ठीक है, ये स्टेगनेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। जो प्राकृतिक कंडीशंस हैं, जो प्राकृतिक अवस्थाएं हैं, वो बदल रही है। ठीक है, और जो भी व्यक्ति उन बदलती प्राकृतिक सिचुएशंस के साथ अपने आप को अनुकूलन कर लेगा, अपने आप को अडेप्ट कर लेगा, वो तो आगे जाएगा, वो जनन भी करेगा, उसकी संततियां भी होंगी, वो आगे की तरफ उसकी पीढ़ी भी बढ़ेगी। लेकिन जो बदलती प्राकृतिक कंडीशंस के साथ अपना अनुकूलन नहीं करेगा, अपने आप को अडेप्ट नहीं करेगा, वो जनन भी नहीं कर पाएगा, उसकी पीढ़ियां मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी और वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये बात सच है, जो डार्विन ने बोला था वो सच है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की नेचर अपना चयन खुद करता है, प्रकृति अपना चयन खुद करती है। प्रकृति केवल उनका चयन करती है जो प्रकृति के हिसाब से अपना अनुकूलन करता है। जो प्रकृति के हिसाब से अपना अनुकूलन नहीं करेगा वो नहीं आगे बढ़ेगा। और इसमें इन्होंने रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात की, जनन स्वास्थ्य की बात की, कि जो रिप्रोडक्टिवली फिट है, जो अपना अनुकूलन करेगा वही जनन कर पाएगा, जो जनन कर पाएगा उसकी संततियां ज़्यादा होंगी, जिसकी संततियां ज़्यादा होंगी उसकी जीने की संभावना ज़्यादा है, जिसकी जीने की संभावना ज़्यादा है उसी की पीढ़ी आगे बढ़ेगी। जो अनुकूलन नहीं करेगा उसकी संततियां कम होंगी, उनकी संततियां भी अनुकूलन नहीं कर पाएंगी तो वो भी नष्ट होती जाएंगी। एक समय आएगा कि हो सकता है वो प्रजाति गायब भी हो जाए। ठीक है, तो इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन, इन्होंने कहा कि प्रकृति अपना वर्ण खुद करती है। ठीक है, अब इसमें भी आया कि जब इंसान अपना चयन कर सकता है, हमने भी किया ही है ना, अपने हिसाब से कुत्ते मिला मिला करके नई नई वैरायटीज बना दी, अपने हिसाब से गाय वाय मिला करके, गाय सांड मिला करके नई वैरायटी बना दी, है ना। हमने भी तो चयन किया ही है ना। जब आर्टिफिशियल चयन हो सकता है, कृत्रिम चयन हो सकता है, तो प्राकृतिक चयन क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, प्रकृति तो बहुत भारी है। ठीक है ना, तो इसमें इन्होंने रिप्रोडक्टिव फिटनेस को महत्ता दी। इन्होंने कहा रिप्रोडक्टिवली जो फिट होगा वो ही आगे बढ़ेगा, जो आगे बढ़ेगा उसका विकास होगा, जो रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं होगा धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं बेटा, यहाँ पर दिए हुए हैं। स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आता है। दूसरा है बेटा आपका डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, जिसको हम बोलते हैं दिशात्मक। तीसरा है आपका डिस्ट्रप्टिव या डाइवर्सिफाइंग नेचुरल सिलेक्शन, विविधीकरण प्राकृतिक वर्ण। अच्छा, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन का क्या मतलब होता है? नीट में आ चुका क्वेश्चन है। स्टेबलाइजिंग मतलब होता है कि जो एवरेज है उसका बढ़ना। इसका एक उदाहरण जो नीट में क्वेश्चन आया है कि हमारे में ही अगर हम देखें, ऐसे बच्चे जिनका वजन 2.5 किलो से कम होता है, 1.5 किलो, 1.25 किलो, ऐसा ना, ये नहीं जी पाते। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मर जाएंगे, लेकिन ऐसे बच्चे कम जी पाते हैं, इनके जीने की संभावना बहुत कम है ना। अब नेचुरली तो इनकी सच में जीने की संभावना कम है। आज की डेट में मेडिकल टेक्नोलॉजीज आ गई जिसमें इन्हें NICU में रख करके एडिशनल सपोर्ट दे करके हम इनको बचा लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम नेचुरल कंडीशन की बात करें तो नेचुरली तो अगर कोई बच्चा 1.5 किलो का पैदा हुआ तो उसके जीने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, वहीं ऐसा बच्चा जिसका वजन 3.5 किलो से ऊपर है, 4 किलो, 4.5 किलो, तो उन बच्चों का भी बचने की संभावना कम है। क्यों? अब मैं अगर मेडिकल टेक्नोलॉजीज को हटा दूं तो नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा बच्चा पैदा होगा तो कितनी मुश्किल से होगा, हो सकता है अंदर फंस जाए, मर जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो हम नेचुरल कंडीशन की बात करें, प्राकृतिक वर्ण की बात करें, हम मेडिकल टेक्नोलॉजीज की मदद से हमने जो एडिशनल इनको सपोर्ट दिया हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम प्राकृतिक वर्ण की बात करें। तो प्राकृतिक वर्ण के हिसाब से 2.5 किलो से लेकर के 3.5 किलो तक का जो बच्चा है, वजन का जो बच्चा है, जो नवजात शिशु है, 2.5 से 3.5 किलो वजन तक का, वो सबसे स्वस्थ है, नॉर्मली आ भी जाएगा और उसका स्वस्थ भी ठीक है, उसको आप आसानी से पाल सकते हो। लेकिन अगर कोई बच्चा 2.5 किलो से कम है, कोई बच्चा 4 किलो से ज़्यादा है, तो बेटा ऐसे बच्चों के बचने की संभावना कम है प्राकृतिक वर्ण के हिसाब से।
मतलब प्रकृति ने किसका वर्णन किया? जो मीन वैल्यू है उसका वर्णन किया। उसने ना तो कम का किया ना ज्यादा का किया, उसने बीच वाले का चयन किया। इसको हम बोलते हैं स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। इनकी स्थिर या स्थायित्व या स्थिरी बोलेंगे ना, स्थायी कारक, हाँ स्थायी कारक प्राकृतिक वर्ण, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। दिशात्मक नेचुरल सिलेक्शन का काम मतलब क्या होता है, इसका उदाहरण देते हैं। देखो गाय है आपके पास, 3 तरीके की गाय है। एक जो दिन में मुश्किल से 2 किलो दूध दे रही है, दूसरी जो 5-6 किलो दूध दे रही है दिन में, पूरे दिन में, तीसरी जो दिन में 10 से 12 किलो दूध दे रही है। तो हर कोई चाहता है भाई हमारे पास ऐसी गाय रहे जो दिन में 10 से 12 किलो दूध दे। हर कोई चाहेगा कि यार 1-2 किलो वाली से क्या ही मतलब है, ना तो घर का काम चल रहा है, ना बेच पा रहे, ना कमाई हो पा रही है। 5-6 किलो वाली ठीक है, लेकिन अगर 10 से 12 किलो वाला ऑप्शन है तो हर कोई चाहेगा ना कि हमारे पास ऐसी गाय हो जो 10 से 12 किलो दूध देती हो। तो हर कोई उस सुपर काउ को आइडेंटिफाई करके उसकी ब्रीडिंग करा के ऐसे ही बच्चे बनाना चाहेगा। तो ऐसे समाज में धीरे धीरे वो गाय जिनका 1-2 किलो दूध हो रहा है, जिनका 5-6 किलो दिन भर में दूध हो रहा है, उनकी संख्या कम होती जाएगी और उन गाय की संख्या बढ़ती जाएगी जो दिन में 10 से 12 किलो दूध दे रही हैं। ठीक है, तो एक दिशा में चयन हो रहा है, इसको हम बोलेंगे दिशात्मक प्राकृतिक वर्ण। तीसरा आता है आपका डाइवर्सिफाइंग या डिसरप्टिव। इसमें क्या हो रहा है, एक्सट्रीम वैल्यूज का चयन हो रहा है, कम वाली का और ज्यादा वाली का। जो बीच वाली है वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 तरीके का प्राकृतिक वर्ण। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, मतलब कोई भी एग्जाम्पल दिया होगा आपको बताना होगा कि किस तरीके का प्राकृतिक वर्ण है। ठीक है, तीसरा आता है आपका उत्परिवर्तन का सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी। ह्यूगो डी व्रीज ने दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इन्होंने बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा गलत बोल दी थी। देखो इन्होंने ना एक इवनिंग प्रिमरोज, एक पौधा है फूल, उस पर इन्होंने काम किया था। ठीक है, वो पौधा खुद में ही इतनी सारी मतलब डाइवर्सिटीज वेराइटीज लिए हुए है, उसमें इतने तरीके के जीन्स हैं कि उसकी हर पीढ़ी में नए नए फीचर्स दिख रहे थे। इनको लगा कि हर पीढ़ी में भाई साहब म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन क्या होता है, अचानक से आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव, सडन चेंज इन दी जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इनको ये लग रहा था कि अचानक से देखो जेनेटिक मटेरियल बदल जा रहा है और देखो फूल का रंग पहले पीला था अब लाल हो गया, अब सफेद हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं था, उसमें ऑलरेडी इतनी वेराइटीज थी कि उसके पास सफेद रंग का भी जीन था, पीले का भी जीन था, पिंक लाल भी जीन था, मिल करके कुछ पिंक हो जा रहे हैं, कुछ दूसरे कलर के ऐसे मिक्स हो करके कलर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने पहले तो जो उस पौधे का चयन ही गलत किया, इवनिंग प्रिमरोज का। ठीक है, उसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा हेट्रोजाइगस जीन्स थे। दूसरा बेटा इन्होंने ये बोला कि म्यूटेशन, देखो म्यूटेशन बहुत कॉमन है हमारे पृथ्वी, मतलब इसके हिसाब से, ह्यूगो डी व्रीज के हिसाब से हमारे वातावरण में आए दिन म्यूटेशन, सुबह से शाम तक 10 बार म्यूटेशन हो रहे हैं इनके हिसाब से, जो कि नहीं होते। ठीक है, इन्होंने इसको सॉल्टेशन का नाम दिया। सॉल्टेशन मतलब सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, मतलब एक ही चरण में इतना अचानक से इतना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर किसी फूल का रंग बदलेगा अभी तो लाल से थोड़ा हल्का लाल होगा, गुलाबी सा होगा, फिर धीरे धीरे और हल्का गुलाबी और हल्का गुलाबी होते होते सफेद हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, अगर नेचुरल तरीके से होगा, उसका रंग बदलना होगा तो 8-10 पीढ़ियों में जाके वो लाल से सफेद होगा, लेकिन इनके हिसाब से अभी लाल है अगली पीढ़ी में सफेद हो जाएगा। ये म्यूटेशन है। देखो अचानक से उसका जेनेटिक मटेरियल बदला, पहले वो लाल रंग के लिए जिम्मेदार था, वो देखो सफेद रंग के लिए जिम्मेदार हो गया। तो इन्होंने बोला कि सॉल्टेशन होता है, सॉल्टेशन कारण है विकास का, म्यूटेशन। अचानक से जेनेटिक मटेरियल बदल रहा है और जो जीन्स में बदलाव होगा वो तो दिखेगा। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक तो फिनोटाइपिक में आता ही आता है। तो इन्होंने कहा देखो जीनोटाइप बदल गया, अचानक से म्यूटेशन हो गया, परिवर्तन हो गया, उसके चलते उसका प्रकृति बदल गई, उसका देखो दिखावा भी बदल गया, दिखने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी बदल गया, देखो ये म्यूटेशन की वजह से हुआ। लेकिन पहली बात तो इनके हिसाब से म्यूटेशन जितना कॉमन था, वास्तव में म्यूटेशन उतना नहीं होता है, उतना कॉमन नहीं होता है। दूसरी बात, इनके हिसाब से जो विकास हुआ है वो यादृच्छिक और दिशाहीन हुआ है, मतलब कि रैंडम और सॉरी डायरेक्शनलेस, किसी भी दिशा में हो सकता। मतलब जिराफ की गर्दन अभी लंबी हो रही थी, 8-10 पीढ़ियों तक लंबी होती गई, एकदम से जिराफ की गर्दन कुत्ते जैसी हो गई। ठीक है, फिर अगली पीढ़ी में अचानक से जिराफ की गर्दन जिराफ जैसी खूब 1 मीटर लंबी हो गई, फिर एकदम से गधे जैसी हो गई। ठीक है, इनके हिसाब से कि दिशाहीन मतलब कभी आगे की डायरेक्शन में भी हो सकता है उत्परिवर्तन, कभी उल्टी डायरेक्शन में भी हो सकता है। वास्तव में उत्परिवर्तन ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, और इनके हिसाब से जितना कॉमन होते हैं, रैंडमली हो जाते हैं, वैसे भी नहीं होते। इनके हिसाब से उत्परिवर्तन एक साथ समाज में 100 लोगों को हो रहा है। वास्तव में उत्परिवर्तन अगर होता भी है तो कई सालों में, किसी में 1 या 2 में होगा। ठीक है,
जबकि डार्विन के हिसाब से बेटा, डार्विन के हिसाब से जो इवोल्यूशन था, जो विकास था, वो कैसा था? वो नॉन रैंडम था, मतलब नॉन रैंडम तो छोड़ ही दो, इनके हिसाब से बस आप ये मान लो कि डायरेक्शनल था, एक ही दिशा में हो रहा है, डायरेक्शनल, ठीक है, और स्लो था, धीरे धीरे हो रहा है और एक ही दिशा में हो रहा है। अगर गर्दन लंबी होनी शुरू हुई तो लंबी ही होती जाएगी धीरे धीरे धीरे। इनके हिसाब से कभी लंबी कभी छोटी, अचानक से किसी में भी हो रहा है, एक साथ 100 लोगों में हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन उत्परिवर्तन को हम खारिज भी नहीं कर सकते, म्यूटेशन होता है पर उतना कॉमन नहीं होता है जितना इन्होंने बोला था। तो इसमें दो चीजें याद रखनी, एक तो सॉल्टेशन थ्योरी बोला गया था, उत्परिवर्तन मतलब सॉल्टेशन, सॉल्टेशन मतलब सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक ही कदम में बहुत बड़ा सा बदलाव हो जाएगा, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक ही कदम में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, ठीक है। और जो विकास होता है वो रैंडम होता है और एक दिशा मतलब दिशाहीन होता है, किसी भी दिशा में जा सकता है। फिर आया लास्ट में विकास का आधुनिक सिद्धांत, जो कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। इसके हिसाब से जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, ये डार्विनवाद और उत्परिवर्तन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी है। और इसके हिसाब से बेटा विकास के पीछे कई सारे कारण हैं। इवोल्यूशन के पीछे जनसंख्या में आनुवांशिक विविधताएं, एक ही जनसंख्या में बहुत सारी जेनेटिक वैरायटीज हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई एकदम ही सफेद है, कोई एकदम ही काला है, कोई बीच में सांवला, सांवले में भी कई सारे रंग है भाई साहब। तो इनके लिए तो जीन से रिस्पॉन्सिबल है ना। तो हमने ये ले लिया, एक हाइट के लिए कोई 2 फीट का रह गया, कोई 2.5 फीट का हो गया, कोई 5 का है, कोई 5'1", कोई 5'2", 5'4", 5'10", 5'10", 5'11", कोई 6, कोई 6'4". तो हाइट के लिए भी कई सारे देखो जेनेटिक, कोई कम छोटा है, कोई ज्यादा छोटा है, कोई बहुत ही छोटा है, कोई बहुत ही लंबा है, कोई ठीक ठीक एवरेज है ना। तो आनुवांशिक विविधताएं हैं। आई कलर के लिए किसी की एकदम ब्लैक एंड डार्क ब्लैक, किसी की एकदम ही व्हाइट सी है, किसी की ब्लू है, किसी की रेड है, सॉरी किसी की ग्रीन है, किसी की ब्राउन है, ब्राउन में भी किसी की लाइट ब्राउन है, किसी की डार्क ब्राउन है। तो एक ही लक्षण के लिए कई सारे तरीके के जीन्स हैं, ठीक है। तो आनुवांशिक विविधताएं देखने को मिल रही हैं किसी एक जनसंख्या में, किसी भी एक लक्षण की, ठीक है। अब इस आनुवांशिक विविधताओं के क्या कारण हो सकते हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मियोसिस, माइटोसिस आपने पढ़ा है, जीन प्रवाह हो सकता है, ठीक है, जेनेटिक क्या बोलते हैं, जीन फ्लो, जेनेटिक माइग्रेशन, ठीक है। एक जैसे इंडियंस कुछ जाकर के कनाडा में सेटल हो गए, ठीक है, कुछ तो यहीं से शादी करके गए, किसी ने वहीं की कोई लड़की से शादी कर ली, फिर उनकी जो बच्चे होंगे ऑब्वियसली उनमें कुछ कैनेडियन लक्षण मिलेंगे, कुछ इंडियन वाले लक्षण मिलेंगे। अब वो इंडियन से शादी करता है, कैनेडियन से शादी करता है, किसी अमेरिकन से शादी करता है, तो उनके बच्चे में वैसे लक्षण। तो ये होता है जीन फ्लो, कि एक व्यक्ति या कोई भी एक जो जीव है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है और उसके हिसाब से बेटा वो आगे मेटिंग कर रहा है, उनकी औलादें उस हिसाब से बनी, तो जेनेटिक फ्लो हो रहा है, ठीक है। उत्परिवर्तन हो रहे हैं, उत्परिवर्तन हमने कहा होते हैं, उतने कॉमन नहीं होते जितने ह्यूगो डी वरीज ने बोला था, बट होते हैं, ठीक है। फिर आनुवांशिक विचलन, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है भाई साहब। जेनेटिक ड्रिफ्ट किस में होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट जनरली छोटी पॉपुलेशंस में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे अभी इस धरती पर सपोज एक एग्जांपल ले रही हूँ कि यहाँ पर हम कुत्तों का एग्जांपल लेते हैं, सफेद रंग के कुत्ते कम है, 5-10 हैं, ठीक है। ब्राउन कलर के कुत्ते हैं 100 और ब्लैक कलर के कुत्ते हैं सपोज 50, ठीक है। अब कोई प्राकृतिक आपदा आई जिसमें बहुत सारे कुत्ते मर गए, व्हाइट वाले जो 5-10 थे उनमें से 5 जिंदा है, 5-10 वो पहले भी थे, उनमें से अभी भी 5 बच गए, मतलब 6-7 होंगे, 2 मरे व्हाइट वाले, बस 5 अभी भी बचे। ब्राउन वाले जो सबसे ज्यादा थे 100, वो सबसे ज्यादा मरे और रह गए मात्र 2। ब्लैक वाले जो 50 थे वो अभी भी कुछ मर गए, तो वहां पे रह गए 10। तो बिल्कुल अब चेंज हो गया ना, पहले ब्राउन सबसे ज्यादा थे, व्हाइट सबसे कम थे, अब व्हाइट सबसे ज्यादा हो गए, ब्राउन सबसे कम हो गए, है ना। तो अब ये जो भी बची हुई पॉपुलेशन है, अब इससे जो नए बनेंगे वो बिल्कुल विपरीत बनेंगे, व्हाइट वाले एकदम बढ़ते जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अचानक से रैंडमली, मतलब ऑल ऑफ अ सडनली एक छोटी पॉपुलेशन में जो आपको बदलाव देखने को मिलेगा जेनेटिक लेवल पे, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसमें 2 चीज़ें आती है, इसमें एक बॉटल नेक इफेक्ट आता है, हम बैच में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें एक क्या बोलते हैं उसको, एक तो बॉटल नेक इफेक्ट हो गया, दूसरा वो मदर पॉपुलेशन, भूल गई मैं बिल्कुल, अभी कोई नहीं, बता दूंगी क्लास में। एक होता है गैर यादृच्छिक संबंध, नॉन रैंडम मेटिंग, ठीक है। एक तो हो रही नॉर्मल मेटिंग जिसको हम बोलते हैं रैंडम मेटिंग,
है ना। रैंडम मेटिंग में व्हाइट कुत्ता ब्लैक कुत्ता आपस में मेट कर रहे हैं, रैंडम है। ब्लैक ब्राउन के साथ मीटिंग कर रहा है, रैंडम है। व्हाइट ब्राउन के साथ मीटिंग कर रहा है, रैंडम है, ठीक है। लेकिन नॉन रैंडम मीटिंग, मैं सेलेक्टिव मीटिंग करवा रही हूँ। सेलेक्टिव मीटिंग मतलब मैं व्हाइट 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 की मीटिंग कराऊंगी, मैं ब्लैक 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 की मीटिंग कराऊंगी, तो उससे मुझे जो वेरिएशंस मतलब जो नई पीढ़ियां मिलेंगी उनके अंदर, और आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बॉटनी में, होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाएगी, है ना। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं किसी भी जनसंख्या में आनुवंशिक विविधताओं के, मतलब जेनेटिक वेराइटीज के। अलग आइसोलेट हो जाए कोई, ठीक है। अब आइसोलेशन भी दो तरीके के होते हैं, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, ठीक है। वंशागति, इनहेरिट क्या हो रहा है। प्राकृतिक वर्ण, प्रकृति अपना चयन खुद कर रही है, ठीक है। फिर प्रजातिकरण, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, स्पीसीएशन, नई नई स्पीशीज बन रही है, ठीक है। तो आधुनिक सिद्धांत के हिसाब से विकास के ये कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब जो आपका एक और है यहाँ पर हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत। हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत ने भी एक तरीके से वही बोला जो बाकी सब बोल रहे थे। बाकियों ने क्या बोला कि विकास किसकी वजह से हो रहा है, देखो उत्परिवर्तन हो रहा है, विकास हो सकता है। प्राकृतिक वर्ण हो रहा है, विकास हो सकता है। फिर आपका क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, विकास हो सकता है। जीन फ्लो हो रहा है, विकास हो सकता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, विकास हो सकता है ना। विकास के यही सारे तो कारण है। इन्होंने बोला, हार्डी-वीनबर्ग ने, कि देखो अगर किसी भी पॉपुलेशन में, एक फिक्स पॉपुलेशन है और इस फिक्स पॉपुलेशन में 5 चीजें नहीं हो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना हो, जीन फ्लो ना हो, जीन माइग्रेशन ना हो, या जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, ठीक है, फिर नेचुरल सिलेक्शन ना हो और म्यूटेशन ना हो, अगर किसी भी फिक्स पॉपुलेशन में 5 चीजें नहीं होंगी तो वहां पर उनकी जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, जो जेनेटिक जो मेकअप है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और अगर कोई बदलाव नहीं होगा मतलब विकास भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि विकास होने के लिए जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में बदलाव होना जरूरी है, और जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में बदलाव के लिए इनमें से ये मतलब ये सारे जरूरी है। सब हो, कोई एक भी हो जाए तो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में बदलाव हो जाएगा और विकास हो जाएगा, ठीक है। इसको इन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन से समझाया, जिसमें P एक डोमिनेंट एलील था, ठीक है, Q एक रिसेसिव एलील था, और इन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन से बताया कि P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, या P प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और इसके हिसाब से P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मतलब इन्होंने ये बोला कि P स्क्वायर जो डोमिनेंट है, सिर्फ डोमिनेंट है, ठीक है, जैसे आपका टॉल TT, ठीक है। Q स्क्वायर आपका स्मॉल t, और 2PQ मतलब 2 कैपिटल T स्मॉल t, ये आपके हेट्रोजाइगस हैं। हेट्रोजाइगस मतलब जिनमें दोनों तरीके के जीन हैं। इसके बारे में आप लोगों ने बॉटनी में पढ़ा होगा, इसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे क्लास में। ये आपके होमोजाइगस डोमिनेंट हो गए, होमोजाइगस सम पता नहीं क्या बोलते जाएगा, सम युग्मनज ऐसा बोलते, सम युग्मनजी डोमिनेंट, डोमिनेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता। ये हो गए आपके होमोजाइगस रिसेसिव, प्योर लाइन बन रही है ना ये, तो ये हो जाएगा आपका होमोजाइगस रिसेसिव, और ये हो जाएगा आपका हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ये ऐसा भी नीट में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि होमोजाइगस डोमिनेंट कौन बताता है, तो TT या P स्क्वायर। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कौन बताता है, 2PQ, और होमोजाइगस रिसेसिव कौन है, तो आपका स्मॉल Q स्क्वायर या QQ, ठीक है ना। इस पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे क्लास में, ठीक है। ये था आपका हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत। फिर विकास का संक्षिप्त विवरण देख लें भाई साहब। तो यहाँ पे कुछ डेटा मैंने आपकी NCERT का निकाल दिया है कि लगभग 2 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप आया। 500 मिलियन वर्ष पूर्व अकशेरुकी जीव आए, अकशेरुकी मतलब आपके पॉरीफेरेंस वगैरह सब। 350 मिलियन वर्ष पूर्व जबड़े रहित मछली साइक्लोस्टोमेटा। 320 मिलियन वर्ष पूर्व समुद्री खरपतवार और कुछ पादप आए, वैसे भी पहले पेड़ आए थे, बाद में एनिमल्स आए। 1938 में दक्षिण अफ्रीका में सीलोकेंथ मिले, ठीक है, ऐसा माना जाता है ये विलुप्त हो गए थे, लेकिन 1938 में ही मिले, ठीक है। लोफिन बेटा जो कि एक तरीके से उभयचर के पूर्वज माने जाते हैं, ये आज की डेट में जो मेंढक और सेलेमेंडर है जो उभयचर है, उनके एक्चुअल पूर्वज हैं, ठीक है ना। और इन्हीं उभयचर से बेटा सरीसृप बने, और यही सरीसृप से पक्षी, और इन्हीं से स्तनी। तो सरीसृप कॉमन एंसेस्टर्स है पक्षी और स्तनियों के, ठीक है। 200 मिलियन वर्ष पूर्व लगभग मछली जैसे सरीसृप आए, जिनको हमने इक्थायोफिस बोला, ठीक है। पृथ्वी पर एक समय पर डायनासोर का राज था, डायनासोर भी आपके एक सरीसृप थे।
सबसे खतरनाक डायनासोर और सबसे बड़ा डायनासोर जो माना जाता है टायरेनोसोरस रेक्स माना जाता है, जिसकी लंबाई 20 फीट थी और इनके बहुत ही ऐसे डरावने से ड्रैगन लाइक टीथ थे। ठीक है, 65 मिलियन वर्ष पूर्व अचानक से ये डायनासोर पृथ्वी से गायब हो गए। ठीक है, तो 200 मिलियन वर्ष से लेकर के 65 तक ये खूब रहे हैं, अचानक से ही आज से 65 मिलियन वर्ष पूर्व गायब हो गए। अब क्यों गायब हुए, तो कोई तो कहता है कि ये पक्षी में इवॉल्व हो गए, विकसित हो गए, तो कोई कहता है कि किसी प्राकृतिक आपदा के चलते ये सब खत्म हो गए। अब सच्चाई क्या है, इसी दोनों के बीच में कहीं है, एग्जैक्टली हमें नहीं पता। पहले स्तनी बेटा श्यूज थे, श्यूज बहुत छोटे छोटे होते हैं जिनके हमें अवशेष देखने को मिलते हैं। मानव का अगर हम विकास देखें तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस ये लगभग एक ही समय पे पाए जाते थे पृथ्वी पर, और ड्रायोपिथिकस वन मानुष जैसे ज़्यादा दिखते थे, ठीक है, एप लाइक जैसे ज़्यादा दिखते थे, और ये एप्स के डायरेक्ट पूर्वज हैं, इन्हीं से बेटा एप्स बने हैं। ठीक है, और रामापिथिकस इंसानों जैसे काफ़ी हद तक थे, दोनों 15 मिलियन वर्ष पूर्व देखने को मिले हैं, और ये इनके शरीर पर खूब सारे बाल थे, गोरिल्ला जैसी इनकी चाल थी। ठीक है, फिर बेटा ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस से आए आपके ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस से आए आपके होमो हेबिलिस, होमो हेबिलिस से आए होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से एक तो निएंडरथल्स निकले जो कि चले ही गए, उनका हम में विकास नहीं हुआ। होमो इरेक्टस से दूसरे निकले क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन से आए हम। ठीक है ना, क्रोमैग्नन, अच्छा ये तो आपको पहले सीक्वेंस, ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, आपका निएंडरथल्स अलग हो गए, क्रोमैग्नन और होमोसेपियंस। ठीक है, फिर आपको इन सबकी क्रेनियल कैपेसिटी पता होनी चाहिए, तो हमारी कितनी है 1400 1450, क्रोमैग्नन की हमसे ज़्यादा थी इसीलिए सर्वाइव नहीं कर पाए। ठीक है ना, इतनी क्रेनियल कैपेसिटी सर्वाइव नहीं कर पाई। निएंडरथल्स की लगभग हमारे से आसपास ही थी, 1450 मान लो। ठीक है, फिर आपके जो आए थे होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस की लगभग 900 के आसपास थी। ठीक है, 900। इससे पहले जो थे आपके होमो हेबिलिस, इनकी 500 से मतलब 800 के आसपास थी। फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो थे इनकी लगभग 500 थी, होमो हेबिलिस की 650 से 800 थी, ऑस्ट्रेलोपिथिकस की लगभग 500 क्रेनियल कैपेसिटी यानी कि कपाली क्षमता थी। कुछ इनके लक्षण बेटा मैंने लिखे हैं। कृषि आज से पता, पहले ऐसा था कि ये जो भी जीव थे वो एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहते, रुकते नहीं थे कहीं पे भी एक जगह। फिर जब खेती बाड़ी शुरू हुई भाई साहब लगभग 10,000 वर्ष पूर्व, फिर इन लोगों ने अपना बसेरा बनाना शुरू किया कि यहाँ पे हमारी खेती होगी, यहाँ से हम अनाज भी देते। क्यों घूमते थे, खाने पीने की तलाश में ही घूमते थे ना। फिर उन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी 10,000 साल पहले, और उसके बाद फिर ये समाज वगैरह की व्यवस्था शुरू हुई। ठीक है, चित्रकारी अगर हम देखें गुफा वगैरह की, तो आज से लगभग 18,000 वर्ष पूर्व लगभग शुरू हुई होगी। ठीक है, तो ये सारे कुछ आपके लक्षण हैं। यहाँ पर ख़त्म होता है बेटा आपका मानव विकास। ये कपाल दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आधुनिक वयस्क मानव है, ठीक है, बेबी चिंपैंजी और वयस्क चिंपैंजी, इसमें आप देखेंगे कि जो बेबी चिंपैंजी है, ठीक है, जो बेबी चिंपैंजी है इसकी खोपड़ी हमारी जैसी है काफ़ी हद तक। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ हमें खोपड़ी वगैरह के अवशेष मिले, काफ़ी कुछ अवशेष मिले, ये सब हमें ऐसा पता लगता है कि जो इंसान है ये सबसे पहले अफ्रीका में मतलब इवॉल्व हुए, वहाँ से फिर इन्होंने यहाँ माइग्रेट करना शुरू किया। तो दिस इज़ इट। जो भी आपके नीट में क्वेश्चन आते हैं काफ़ी हद तक हमने कवर कर लिए हैं। जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल के, ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये अपना माइंड मैप सीरीज़ का आखिरी अध्याय था। आई होप काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये सीरीज़ आप लोगों के लिए। अपना बढ़िया ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं उतने प्रैक्टिस करिएगा। मिलेंगे आगे किसी नई सीरीज़ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।